आप सबका स्वागत है इस योगासन 101 क्लास में। और आज हमारी पहली क्लास है और आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है। कोई और भी जुड़ना चाहे तो आप लिंक शेयर कर सकते हो। तो आज की क्लास का जो कार्यक्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। पहले हम पूरी इंट्रोडक्शन समझेंगे कि हम इस 1.5-2 महीने में क्या करने क्या वाले हैं, वो पूरा समझेंगे कॉन्सेप्ट। उसके बाद आज हमारा जो पार्ट है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, वो सेल्फ असेसमेंट का है। तो जो सेल्फ असेसमेंट का पार्ट है उसके लिए हमें एक नोटबुक और एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमें पहले ये जांचना पड़ेगा कि हम किस स्तर पर अभी हैं। अपना स्तर जांचने के लिए तो एक नोटबुक और एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग आसनों के द्वारा हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के लेवल को और अपने योग के किस स्तर के अभी हम योग साधक हैं वो हम जांचेंगे। तो एक नोटबुक और एक पेन आप अभी लेके रख लीजिए। और जो करने के मूड में है वो वीडियो ऑन रखो, और जो नहीं भी करने के सिर्फ सुनने के मूड में है वो भी वीडियो ऑन रखोगे तो अच्छा रहेगा। और कहीं बाहर हैं, कोई ऐसी जगह है तो आप वीडियो ऑफ रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल कंफर्टेबल होके बैठो। पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमें एक वजह मिलेगी, हमारे पास एक विज़न होगा कि हमें करना क्या है। क्योंकि ये कोई सिंपल प्रैक्टिस क्लास नहीं है, है ना। जैसे इवनिंग की जो है हमारी वो एक सिंपल प्रैक्टिस क्लास है, उसमें हमारा एक ही टारगेट है प्रैक्टिस करना। तो उसमें कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है, उसमें कुछ भी समझना नहीं है, उसमें सिर्फ करना है। और जो समझना है वो करके ही समझना है। लेकिन जो योगासना 101 जो क्लास है, ये जो ग्रुप है, ये थ्योरेटिकल भी है और ये प्रैक्टिकल भी है। और ये किसके लिए है? ये योग टीचर्स के लिए है, योगा इंस्ट्रक्टर्स के लिए है, ये उन योग साधकों के लिए है जो योग को इन डेप्थ समझना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिशनर हैं कि आपके लिए सिर्फ एक योग एक्सरसाइज की तरह है, वर्कआउट की तरह है, तो फिर आपकी काम की क्लास ये नहीं हो सकती है। क्योंकि इसमें हम एक आसन सीखेंगे, उसकी पूरी चीर फाड़ कर देंगे हम। फिर उस आसन में क्या गलतियां होंगी, कहाँ क्या हो सकता है, क्या सिखाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम सीखने वाले हैं। फिर अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जुड़े हैं तो फिर आप बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे कि इन सब चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत नहीं, तो फिर आपके लिए ये क्लास नहीं होगी। अभी आज सुन लो, बाद में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ प्रैक्टिस ही सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए तो फिर इवनिंग क्लास जो डेली योगा है, उसमें कोई थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ लिखा पढ़ाई नहीं है, उसमें कोई नोट्स नहीं है, उसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें हम 101 का मतलब है 101 योगासनों के बारे में सीखने वाले हैं। एक एक योगासन के बारे में सीखने वाले हैं, उनके बारे में, उनकी इन डिटेल, उनकी ऐसी डिटेल जो आपने नहीं पढ़ी अभी तक या नहीं समझी, या आपको आइडिया भी नहीं कि ये भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें इसमें हम जानने वाले हैं। तो एक प्रकार की, अगर आप अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कहाँ हम गलत करते हैं, कहाँ उसका मैक्सिमम बेनिफिट किस प्रकार प्राप्त करना है, वो आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो इसका टारगेट है योग टीचर, इंस्ट्रक्टर या योगा प्रैक्टिशनर्स। और मेरे लिए भी अच्छा होता कि ऐसा कोई कोर्स उस समय पर मेरे समय में बना होता, मुझे नहीं मिली। मतलब मुझे 10-12 साल लग गए सारी चीज़ें सीखने में। क्योंकि कहीं पर एक जगह कहीं भी ये कंबाइंड नॉलेज नहीं है। कहाँ क्या मिलता है योगासनों के नाम पर? योगासन की एक पिक्चर मिलती है और एक योगासन की कुछ लाभ लिखे मिलते हैं, सावधानियाँ लिखी मिलती हैं। इससे ज़्यादा मुझे किसी पुस्तक में नहीं मिला। कहीं मिला तो वो इंग्लिश में था, और मैं हिंदी मीडियम का इंसान, तो अभी मैं सारी चीज़ समझ लेता हूँ। लेकिन उस समय जब मैं स्टूडेंट था तो उतनी मुझे मसल्स भी मैंने सब हिंदी में, वो सब हिंदी वाला पढ़ा हुआ है। क्योंकि योग का जो लेना देना ज़्यादा वो हिंदी संस्कृत वालों से ज़्यादा है ना। आर्ट साइड का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा योग टीचर रहते हैं, तो मैं भी आर्ट साइड का, और वो सब भी मुझे समझ में ना आए कि ये तो बड़ी मुश्किल है। अब सब विदेशी लेखकों की वो सारी किताब, अब वो उसका जो बीच का जो गैप था वो पूरा करने के लिए लास्ट में मुझे एक पुस्तक मिली थी, वो हम आपको भी बताऊंगा, लेकिन बहुत बाद में जाके उसका पता चला मुझे। उसमें लिखा इतना ज़्यादा था, उसमें कोई पिक्चर्स नहीं थी, तो मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो मुझे काफ़ी समय लगा। तो एक योग टीचर के लिए
देखो अभी एक योग टीचर होता है, तो अभी मैं जो भी बात करूँगा ना वो योग टीचर्स को टारगेट रख के करूँगा, तो इसलिए आप जो नहीं हैं योग टीचर वो ये मत समझना कि वो आपके लिए भी काम का क्योंकि योग जो है एक एम्प्लॉयमेंट भी है, योग एक रोज़गार भी है, योग से लोग अपने पैरों पर भी खड़े होते हैं ना। जैसे मेरा घर जो है वो योग से ही चल रहा है और कुछ भी नहीं आता मुझे। अगर आप मुझे कुछ और करने के लिए बोलोगे तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा। मुझे सब्जी भी नहीं लेके आनी, मैं बस वो लिस्ट दे दूंगा उसको, दुकानदार को, वो डाल के दे देगा, घर पे ले आऊँगा, इतना है। तो योग टीचर का जो एक काम है, अब जैसे मैंने डिफरेंट जगह काम किया तो मैंने देखा कि एक योग टीचर है जो 1 महीने के वो 20,000 रुपये ले रहा है किसी को योग सिखाने के, और एक योग टीचर है जो 2,000 रुपये में पूरा महीना करा दे रहा है। और करने वाले के लिए तो वो भी सेम है, वो भी योग टीचर है, वो भी योग टीचर है। जो सीखने वाला है उसको तो पता ही नहीं। जैसे ऐसा समझो कि एक आप मार्केट से एक शर्ट लेने जाओ तो एक शर्ट है कि 300-400 रुपये में भी आ जाएगी और एक 3,000 में भी आएगी, वो डिस्काउंट के बाद 3,000 में होगी। तो क्या फ़र्क है, क्या है उस चीज़ में? फ़र्क है उस चीज़ की क्वालिटी में, फ़र्क है उसके पीछे जो रिसर्च हुई है उसमें, फ़र्क है जो एक्यूरेसी है उसकी उसमें। अगर कोई 1 महीने के 20,000 रुपये ले रहा है, अगर वो ईमानदार है अपने काम के प्रति, तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी मांग ले, तो वो 20,000 रुपये जो है वो वर्थ होंगे, क्योंकि वो उसके पीछे उसको किस बीमारी में क्या कराना है, कौन सी मसल यूज होगी, कौन सा ऑर्गन स्टिमुलेट होगा, किस कंडीशन में क्या नहीं कराना है, वो सब सावधानियाँ वो सब पता होगा उसको। वो वेल एजुकेटेड होगा उस मामले में, उसने YCB पास किया होगा, उसने कोई अच्छे स्तर का YCB किया होगा, कुछ और अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी एजुकेशन सिस्टम से वो पढ़ा होगा, तब उसकी वो अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने ट्रेनिंग ली होगी, तब जाके वो 1 महीने के 20,000 रुपये ले रहा है। और एक योग टीचर है जो 2,000 रुपये ले रहा है, उसने क्या किया होगा? उसने कुछ भी नहीं किया होगा, उसने 5 दिन का कोई कोर्स कर लिया होगा जहाँ उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया, और सर्टिफिकेट मैं भी दे दूँ आपको कि आप हो गए योग टीचर, आप कुछ भी मत सीखो। और TTC आजकल चलती हैं, और ये जब से ऑनलाइन आया तब से ऐसा सिस्टम चला हुआ है कि आप बस 15-20 हज़ार रुपये दो और आपको कैसा भी सर्टिफिकेट दिला दें हम। तो वो डिपेंड है, ठीक है ना। तो वो क्वालिटी है, वो जो डिफरेंस है। ऐसे ही योग प्रैक्टिशनर्स के बीच में, अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, एक टीचर नहीं है, आप एक आसन को कर लेते हो कि ठीक है पश्चिमोत्तानासन, आगे झुक गए और बस बात खत्म। और एक आपको पता है उसकी पीछे की पूरा बैकग्राउंड पता है पश्चिमोत्तानासन का, उसके बाद वो आपके लिए पश्चिमोत्तानासन नहीं है। एक आसन मैंने तब किया जब मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बस पश्चिमोत्तानासन का मतलब था कि बस अपने पैर के अंगूठे पकड़ लिए, आगे झुक गए। एक पश्चिमोत्तानासन वो तब था, तब मेरे लिए बोरियत भरा काम था, तब मेरे लिए एक वो टास्क की तरह था। एक पश्चिमोत्तानासन वो तब है जब मैंने उसको ट्रेडिशनल टेक्स्ट में पढ़ा, उसके पीछे की साइंटिफिक अप्रोच को पढ़ा, उसका फ़र्क पड़ने वाला जो उसका फ़र्क, जो उसका जो इफ़ेक्ट जो पड़ता है कुंडलिनी के ऊपर, उसका जो फ़र्क पड़ता है नाड़ियों के ऊपर, वो मैंने जब पढ़ा, तब वो पश्चिमोत्तानासन जो मैं पहले करता था और अब जो करता हूँ उसमें डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। पहले मेरे लिए 30 सेकंड मुश्किल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि मुझे उसका बेनिफिट नहीं पता था। मेरे लिए एक फॉरवर्ड बेंड थी, बस वो दर्द करना शुरू कर देता था। लेकिन अब उस पश्चिमोत्तानासन को मतलब छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई। अब उसमें डीप जाने का मन करता है, अब और क्या सीख लें इसमें, और क्या कर लें इसमें, और क्या श्वास ऐड कर दें इसमें, क्या ध्यान कर दें, किस चक्कर पर कर दें, क्या कर दें, ये इम्पोर्टेंस है। और योग की शिक्षा जो है गलत हाथों में पड़ी, गलत हाथों में नहीं, एक आम आदमी के हाथों में पड़ी तो उसका फ़ायदा नुकसान दोनों होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, दोबारा से वो विद्या जीवित हो जाती है। लेकिन नुकसान ये होता है कि बहुत आम हो जाती है। वो आम होने का मतलब, उसको देखा ना, जो सीजनल सब्जी रहती है बहुत सस्ती रहती है, किलो के भाव से बिकती है, फिर उसमें क्वालिटी नहीं रहती है। योग के ग्रंथ को पढ़ा मैंने, शिव संहिता को मैंने पढ़ा, तो शिव संहिता में लिखा हुआ है कि ये जो योग का ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए।
अगर आप पुराने समय में जब योग के ग्रंथ को लिखा गया था या जब योग सही मायने में प्रैक्टिस होता था, उस दौरान अगर आप योग सीखना चाहते तो आपको साल 6 महीने तो गुरु की सेवा करनी पड़ती। पहले तो गुरु ढूंढना पड़ता कौन अच्छा गुरु है, अब की तरह ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। अब तो सारे वो बात है कि कहीं भी पत्थर मारोगे तो गुरु को लगेगा जाके, इतने गुरु है ना। पहले क्या था कि गुरु को ढूंढना पड़ता जंगलों में जाके आपको, फिर गुरु की को अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती, उसमें साल 6 महीने आपको लग जाते। तब गुरु जाके आपको कोई एक आसन या 2-4 आसन सिखा देता, कहता कि अब जाओ 6 महीने, भगा देता। फिर 6 महीने आप जंगल में कहीं कुटिया में कहीं एकांत स्थान में उन 6 आसनों का 2-4 आसनों का अभ्यास करके सिद्ध करके आते। एक टाइम बता देता, एक सिस्टम बता देता कि ये करके आओ। फिर गुरु एक आधा प्राणायाम आपको सिखा देता, कहो फिर 6 महीने के लिए जाओ उन 2 प्राणायाम को साध के आओ। फिर गुरु आपको कोई एक बंद सिखा देता प्राणायाम के साथ, फिर कोई मुद्रा सिखा देता, और तब जाके आप उस योग के प्रोसेस को सीखते। और ये बहुत ही सीक्रेट विज्ञान है जो हमारे पास है ना, आम पब्लिक के पास है। ये योगा है, योग नहीं है ये मतलब उसका रियल जो असली देसी घी है ना, वो नहीं है ये तो मार्केट में सुपर मार्केट वाला देसी घी है, दिखने में घी है, वो घी है नहीं, ठीक है। ये वो हाथ से बिलो के जो गांव में निकालते हैं वो वाला घी नहीं है ये। तो उस घी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर उस तरीके से, और वो बात ठीक भी है, अगर बाबा रामदेव ने जब ये सारा प्रोग्राम शुरू किया, अगर वो उस सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते तो आप और मैं नहीं सीख रहे होते। हमें लगता है कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है, और सदियों से ऐसा ही हो रहा था। हम किसी एक योगी का मतलब था कि जो अपने सिर पे पैर रख दे, पता नहीं क्या करना, योगी का मतलब था कुछ और ही। लेकिन अब हमें लगा कि हाँ हमारे लिए एक्सेसिबल है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन अब समय यह आ गया है कि हमें उस योग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और उसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है। उसके पुराने जो रूट्स हैं उनको भी जागृत करने की ज़रूरत है, क्योंकि फैलाव तो हो गया है। अब हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति को योगासनों के बारे में, छोटे बच्चे को भी पता है, हर किसी को सूर्य नमस्कार आता है, हर किसी को कपालभाति अनुलोम विलोम आ रहे हैं। लेकिन उनके पीछे की साइंटिफिक अप्रोच और उसके पीछे का जो एंशिएंट विज्ञान है, वो सारा हमारा, जो हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है, वो सारा हमें अब उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये विदेशी क्या करते हैं, विदेशी हमें तो लटका देते हैं खूटियों पे। योग होता है ना, लटक पटक के भी होता है आजकल, एरियल योगा भी करते हैं। हमें तो खूटियों पे टांग देंगे और खुद वो जंगलों में वो खुद असली तरीके से योग करना शुरू कर देंगे। बाहर का जो कल्चर है, योग वहाँ गया और वहाँ से एक मॉडर्नाइज, किसी ने डॉग योग बना दिया, किसी ने बियर योग बना दिया, किसी ने कुछ योग, दुनिया भर के योग, डांस योग बना दिया, बन गए योग, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट हो गया, हमें तो उलझा दिया किसी और बात में, और खुद असली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो वापस कुंडलिनी पर, वो खुद कुंडलिनी पर आ गए हैं। अब उन्होंने सारा एक्रोबैटिक करना छोड़ दिया, अब वो वापस कुंडलिनी पर आ गए हैं। वो खुद क्रिया योग कर रहे हैं, खुद वो मंत्रों की साधना कर रहे हैं, और हम लटके हुए हैं इधर उधर। तो हमें उस अपने एसेंस को वापस लेके आना पड़ेगा, उस विद्या को। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम ठीक थोड़े दिन बाद ऐसे ही बात कर रहे होंगे जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के बारे में हम बोलते हैं कि हमारे देश में बना था, लेकिन चीन जापान में जाके डेवलप हो गया। तो डेवलप वहाँ पर डेवलप नहीं हुआ, उन्होंने बस उस पर काम किया, हमने उस पर काम नहीं किया, हमने उसको बीमारियों के लिए यूज़ किया। तो ये जो क्लास है, ये उसी चीज़ का एक छोटा सा प्रयास है, ठीक है। तो एक छोटा सा PDF मैंने बना दिया है, तो उसके द्वारा आपको समझने में आसानी रहेगी। इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो पहले थोड़ा सा समझ लेंगे, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। असेसमेंट का मतलब होता है खुद की जांच करना। जैसे डॉक्टर के पास कोई जाता है तो एक जांच करता है, डॉक्टर टेस्ट करवाता है, BP शुगर चेक करवाता है ना, उसके बाद पता चलता है कि किस कंडीशन में है बॉडी। तो ऐसे ही कुछ योगिक असेसमेंट हम खुद का आज कर लेंगे, जिससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं। योगासना 101 का मतलब है 101 आसनों के बारे में हम सीखने वाले हैं। टाइम जो रहेगा 10 साढ़े 11 रहेगा, 10:15 बजे का टाइम हम नॉर्मली रखेंगे।
10:15 से 11:30 पौने 12 तक। और जो ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की वो 1.5 से 2 महीना रहेगी। वो डिपेंड है कि वो आसन कब कंप्लीट होंगे। अल्टरनेट डेज पर क्लास रहेगी। आप ये भी बोल सकते हैं कि अल्टरनेट डेज क्यों है, हर रोज़ क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब इन सारी चीज़ों को समझोगे तो आप कहोगे कि सर 2 दिन छोड़ के कराओ, अल्टरनेट डेज जल्दी है। क्योंकि आज जो मैं कराऊँगा मान लो, तो उसका होमवर्क भी तो आपको करना है, उस प्रैक्टिस को करना भी तो पड़ेगा ना। आज मान लो मैंने आपको 5 आसन सिखाए, तो उन 5 आसनों को ऐसा थोड़ा है कि बस सीख लिया, अगले फिर 5 आसन सीख लिए, फिर हर रोज़ सीख लिए। उनको प्रैक्टिस भी तो करोगे अगले दिन। तो एक दिन जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस का है, एक दिन जो है उन आसनों का है। मतलब सिखाने का एक दिन है क्योंकि ये सिखाने का है, और एक दिन उसको करके देखो अगले दिन। तो कम से कम वीक में 6 दिन जब अभ्यास आप करोगे तब इस पूरे एसेंस को समझ पाओगे। ये PDF मैं आपको भेज भी दूंगा और इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके भेज दूंगा। तो ये एक प्रकार का प्रयास है उस जो सुविधा मुझे नहीं मिल पाई थी, या हमारे समय के योग टीचर्स को नहीं मिल पाई थी, या हमारे देश के योग टीचर्स को नहीं मिल पाती है वो। तो ये एक प्रोग्राम ठीक है। अभी इसमें लाइव कितने लोग जुड़ेंगे मेरे साथ वो कोई बात नहीं, क्योंकि ये कोर्स का टारगेट मेरा क्या है, इस कोर्स का टारगेट ये कि बन के एक तैयार हो गया। जितने लोग आप मेरे साथ करोगे ठीक है, अच्छी बात है। नहीं जो बाद में भी करने वाले हैं, क्योंकि ये मैं हर रोज़ तो कराने वाला नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली। ये PDF बनाने में भी मुझे कई घंटे लग गए हैं। आज सुबह से मैं यही बनाए जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसके नोट्स मैं बनाऊँगा, इसकी सारी एनिमेशन वगैरह सब, वो पूरा कॉन्सेप्ट जब तैयार करेंगे तो उसमें मुझे समय लगने वाला है। तो ये कोर्स एक बार ही होगा, और उसके बाद फिर अगर आपको बाद में करना है तो फिर आप वेबसाइट पर ये रहेगा, वहाँ से आपको बाय करना पड़ेगा। इसमें हम हर योगासन के बारे में डिटेल ओवरव्यू जानेंगे, उसके बेनिफिट, उससे जुड़ी सारी चीज़ें, उससे जुड़े इंस्ट्रक्शंस और वो सब जानेंगे। और योग प्रैक्टिशनर्स के लिए है, इंस्ट्रक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए है, योगा थेरेपिस्ट के लिए है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। मिशन भी मैंने आपको बता दिया है। हमारे एक योग परिवार सोसाइटी है जो हमारी NGO है, और एक फिट योगीज है जो हमारा प्रोफेशनल सिस्टम है। तो इन 2 संस्थाओं के अंडर में, इन 2 कंपनीज़ के अंडर में हम काम करते हैं। मतलब ये हमारे ही हैं, हमारा ही एक विज़न है, लेकिन एक समूह है, एक योग फिट योगीज जो है वो मेरी है। वो इस टाइप से है कि जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, नॉर्मली 2015-16 तक तो मैंने वो गलती करी जो किसी भी योग टीचर को नहीं करनी चाहिए। मैंने किसी चीज़ का कोई डेटा ही नहीं रखा, ना ही मैंने कोई पिक्चर रखी, ना ही मैंने कोई रिकॉर्डिंग रखी, ना ही मैंने कोई वीडियो रखी, ना ही मैंने कोई अपने जो भी स्टूडेंट्स थे उनका कोई फीडबैक रखा। बहुत मतलब 2010 से मैंने शुरू किया था ऑफिशियली सिखाना, उससे लेके आज तक मैं सिखा रहा हूँ। और सैटरडे संडे को छोड़ के मुझे याद नहीं, या कभी कोई बड़ा इवेंट हो गया, कोई 5-10 दिन की छुट्टी हो गई होगी, उसके अलावा मुझे कोई दिन याद नहीं जिस दिन मैंने 1-2-3 क्लास ना ली हो। अगर मैं उन सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग रखता, उन सारी क्लासेस का डेटा रखता, उन सारी क्लासेस के रिव्यू रखता, तो मेरे पास बहुत बड़ा एक कलेक्शन हो जाना था, जो आज मुझे हेल्प कर सकता था ग्रो करने में इंटरनेट की दुनिया में। लेकिन क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था उस समय पर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन अब मैं पिछले 1 साल से हर क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति का फीडबैक हो। तो उससे क्या रहता है, एक डेटा इकट्ठा होता चला जाता है। और फिर बहुत सारे ग्रुप भी बने हुए हैं, उन ग्रुप्स को भी जोड़ के कम्युनिटी। तो ये फिट योगीज और जो योग परिवार सोसाइटी, ये जो 2 कम्युनिटी हैं एक प्रकार की। फिट योगीज में जो टारगेट रहता है वो मेरा टारगेट रहता है उस प्राचीन सिस्टम को और उस मॉडर्न सिस्टम को जोड़ के रखने का, उस साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने का।
और योग परिवार सोसाइटी में है कि जो योग और साधना से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम एक परिवार की तरह जोड़ के और उनको बेस्ट से बेस्ट ज्ञान प्रोवाइड कराएं, अनबायस्ड ज्ञान। वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, वो अपने हिसाब से सिखाते हैं, वो अपना कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि हम अपने नाम से सिखाते हैं। हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा कोई ज्ञान नहीं है, हम सिर्फ एक मैसेंजर हैं। ज्ञान सारा ऋषियों का है, ना ही हमने कोई विधि बनाई है, ना ही हमने इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ, हमने बस उस चीज़ को समझा है और आप सब तक पहुंचाना है, इतना काम हमारा है। तो दो उद्देश्य हैं हमारे। एक जो योगिक विजडम है, जो अपनी जो प्राचीन जो समझ है उसको हर घर तक, हर व्यक्ति तक, पहले योग टीचर्स तक पहुंचाना, फिर हर व्यक्ति तक पहुंचाना। और रिफाइनमेंट ऑफ नॉलेज, जो कचरा हो गया है क्योंकि पोल्यूशन हो गया ना, उसमें भी ज्ञान के उसमें भी उसको थोड़ा रिफाइन करना, ये दो टारगेट हमारे रहते हैं। वो डिफरेंट क्लासेस के थ्रू, अलग अलग कोर्सेज के थ्रू, YCB के कोर्सेज के थ्रू ये सारा काम हम करते रहते हैं। और साल में एक बार हम कम से कम एक बार ऑफलाइन इवेंट भी करते हैं। ऑफलाइन इवेंट का मतलब है योगा रिट्रीट, जहाँ हम सब मिलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो सब सारी चीज़ें सीखी हैं उसको ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं कहीं पहाड़ों में, वो प्रोग्राम भी हम करते हैं। डॉक्टर सोमवीर आर्य को तो आप जानते हैं। डॉक्टर सोमवीर आर्य जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आज जो भी योग की दिशा में आप काम कर रहे हैं, या एजुकेशन सिस्टम है, या उसमें योग के शास्त्रों का जो अध्ययन करने में जो सरलता जो है डॉक्टर सोमवीर आर्य लेके आए हैं अपने लेक्चर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, वो इनका सराहनीय योगदान है। हम दोनों ने साथ ही पढ़ाई करी है, हम साथ ही आगे तक बढ़े हैं। अभी डॉक्टर सोमवीर आर्य US में है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अब इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको कुछ तैयारियों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ तैयारियाँ जो आपको पहले कर लेनी है, आपको समझ लेनी है, तो वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पहले टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, क्योंकि देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में, ऑफलाइन में कुछ नुकसान ये है कि आपको घर से निकल के आना पड़ता है, आपको कोई काम हो गया आप नहीं पहुँच सकते, आपको ट्रैवल करना है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, वो एक मिसिंग। मतलब अगर मैं आपको ऑफलाइन क्लास दूँ तो हो सकता है 50% भी आप ढंग से ज्वाइन ना कर पाओ, लेकिन ऑनलाइन में आप कर पाओगे। लिमिटेड टाइम चाहिए, अगर 1 घंटे की क्लास करनी है तो 3 घंटे चाहिए ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में 1 घंटा ही काफ़ी है। तो लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक हैं, जैसे इंटरनेट है आपका, इसके थ्रू हम जुड़े हुए हैं, ये नए ज़माने का भगवान है इंटरनेट। अगर ये नहीं है ढंग से तो आप नहीं जुड़ पाओगे, ना ही मेरी बातों को समझ पाओगे। तो उसका एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। डिवाइस चाहिए आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर है यानी लैपटॉप है तो अच्छा है, बड़ी स्क्रीन है तो अच्छी है, या टैब है, टैबलेट है तो भी उसकी स्क्रीन बड़ी रहती है, तो उसमें आप ढंग से सारी चीज़ें देख पाओगे। कोशिश करो इंटरनेट हो, एक लैपटॉप हो, उससे आप ज्वाइन करो, या टैबलेट हो, टैब हो। उसके अलावा स्मार्टफ़ोन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन जो है छोटी रहती है, उसमें बार बार आपको चेक करना पड़ेगा, वो आपको देखना है कि कैसे करोगे। और वेबकैम और माइक्रोफ़ोन आपको जो वायरलेस ईयरफोन्स हैं वो आपका काम कर देंगे। इसमें माइक्रोफ़ोन भी होता है, ईयरफोन, हेडफोन भी होता है। और वेबकैम जो है ये आपके लिए, ये आपका अगर बहुत पुराना लैपटॉप है तो आप ऊपर से ख़रीद सकते हो 1000-1500 रुपये का, उसमें आपके आसनों को मैं देख पाऊँगा कि अच्छे हैं कि नहीं है। बाकी मोबाइल का वेबकैम ठीक रहता है, मोबाइल का जो कैमरा है वो अच्छा रहता है। उसके अलावा जो जूम है सॉफ्टवेयर, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, ये आपके पास ऑलरेडी है अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो, है ना। अब दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, आपके घर में एक योगा स्पेस आपको क्रिएट करना है, जहाँ कोई शोर ना हो, जहाँ पर आप शांति से प्रैक्टिस कर सको, जहाँ एक कम से कम एक दीवार हो। दीवार मतलब नज़दीक हो, क्योंकि दीवार की सपोर्ट से भी हम कई आसनों को करेक्ट करने वाले हैं। दीवार हो वहाँ पर, और कंफर्टेबल हो, शोर शराबा ना हो, शांति का माहौल हो। एक योगा मैट चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का योगा मैट, नॉन स्लिपरी योगा मैट। योगा मैट में भी आपको मैं बताऊंगा कई टाइप के योगा मैट आते हैं। नॉन स्लिपरी हो, स्लिपरी योगा मैट पर आसन करने का मतलब है जान का खतरा। अपना इंश्योरेंस करवा लेना पहले, क्योंकि उस पर चोट लग सकती है कभी भी, ठीक है। तो हाई क्वालिटी अच्छा योगा मैट हो।
हाई क्वालिटी योगा मैट 1500 से 2000 रुपये का आ जाता है और सालों साल चलता है। मेरे पास जो योगा मैट है वो मैंने ख़रीदा था कभी 2015 में, 1800 रुपये का, 15 रिबॉक कंपनी का उस टाइम आता था, वो ख़रीदा था और आज तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, सालों साल चलते हैं ये। उसके अलावा योगा ब्लॉक्स आपके पास हैं, योगा स्ट्रैप यानी योगा बेल्ट आपके पास है, बोल्स्टर यानी 1-2 तकिया आपके पास है, कुछ ब्लैंकेट वगैरह, ये ब्लैंकेट की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, योगा चेयर है आपके पास, और जो भी एसेसरी अवेलेबल हैं उनको आप अपने उस एरिया में योगा स्पेस में रख लें। ऐसा नहीं कि मैं आपको मान लो कोई आसन करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि योगा ब्लॉक का ऐसे यूज़ करो, तो अब बीच में लेने के लिए थोड़ा भागोगे, उसको वहीं पर एक योगा मैट लगा लिया, वहाँ पर ही वो जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, लेने की खरीदने की ज़रूरत नहीं, जो भी अवेलेबल है। योगा बेल्ट है, उसकी जगह आपको एक दुपट्टा चुन्नी यूज कर लेना, 1-2 तकिया यूज कर लेना, क्योंकि समझना है आपको। देखो एक चीज़ आपको याद रखना, आपको वो नहीं सिखाना जो आप कर सकते हो। मान लो आपको तो किसी योगा बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ब्लॉक की ज़रूरत नहीं, आपको किसी तकिए की ज़रूरत नहीं, किसी योगा चेयर की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिसको आप सिखाओगे उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं, ये एक प्रकार से ये एडवांस कोर्स है, जब हम कहते हैं एडवांस आसन, तो एडवांस आसन का मतलब क्या होता है? चलो मुझे कोई एक बताओ, लिख के बताओ कि एडवांस आसन, मैंने किसी ने कहा कि एक एडवांस आसन, उसका मतलब क्या हुआ? कोई नाम बताओ या कुछ बताओ इस बारे में। जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट दी कि एक योग टीचर को एडवांस आसन आने चाहिए, तो उसका मतलब क्या? सर रिकॉर्डिंग कितने दिन रहेगी? रिकॉर्डिंग रहेगी जी जब तक मैं डिलीट नहीं करता तब तक। मैं कहने वाला था कि जब तक मैं हूं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी बात हो जाती। लंबे समय तक कोई भी आसन परफेक्ट करके होल्ड करना, क्योंकि मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं कि सर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, YCB किया हुआ है, मैं सिखाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मेरे से एडवांस आसन नहीं होते, कैसे सिखाऊं? मयूर आसन जो है एडवांस आसन है। चाहे कितना भी बेसिक आसन क्यों ना हो, उसके लिए एडवांस है। ऐसे आसन हो हम आज नहीं कर सकते, हाँ ये भी है कि आज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बेसिक सा आसन भी किसी के लिए एडवांस हो सकता है। बिल्कुल सही। और बताओ, थोड़ा मंथन करो कि कोई कह रहा है कि काफ़ी एडवांस प्रैक्टिशनर है, एडवांस टीचर है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही एडवांस आसन है। कंफर्ट जोन से बाहर आना सही है। और बताओ, चलो मैं आपको बताता हूँ। योग में दो प्रकार की कैटेगरी हैं। हाँ, साधारण योग टीचर जो आसन नहीं कर पाते, जिसमें आनंद की अनुभूति हो। हाँ चलो ठीक है। देखो क्या है, दो कैटेगरीज हैं, एक है योग टीचर और इंस्ट्रक्टर, और एक है योग परफॉर्मर। इन दोनों में डिफरेंस समझो। योग टीचर और इंस्ट्रक्टर अलग है और परफॉर्मर अलग है। एक वो जो इंस्टाग्राम पर जो एडवांस आसन करते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर क्लिक कराते हैं, एक अच्छा फोटोग्राफर होता है उनके पास, एक और मिलियंस में व्यू रहते हैं। वो कौन है? वो परफॉर्मर हैं, वो टीचर नहीं है, वो इंस्ट्रक्टर नहीं है। वो उस आसन को वो सिखा नहीं सकते। कोई एडवांस टीचर होने का मतलब, पहले तो एडवांस टीचर होने का मतलब क्या है? सिखा पाना। एक सिंपल आसन है पद्मासन या सुखासन, क्रॉस लाइक पोजीशन। एक टीचर वो है जो सुखासन को सिखा सकता है, किसी से नहीं लगता तो लगवा सकता है, वो टीचर है, इंस्ट्रक्टर है वो। ठीक है,
टीचर इंस्ट्रक्टर में भी फ़र्क है, लेकिन इसको तो एक नॉर्मल मान के चलो आप। तो वो सिखा सकता है, वो उस चीज़ को दूसरों को करवा सकता है। आपने देखे होंगे पुराने जो टीचर हैं, जैसे BK सेंगर हैं, और पुराने जो इतने मोटे मोटे उनके पेट रहते हैं बुढ़ापे में, लेकिन वो बहुत अच्छे टीचर हैं। वो सिर्फ एक डंडे से ही सबको सिखा देते हैं। टीचर हैं, टॉप नाम है उनके, ठीक है। लेकिन ये जो योगा मॉडल्स हैं, इनको आप किसी को कुछ भी सिखाने के लिए बोलो, ये कर देंगे बहुत अच्छा, ये सिखा नहीं पाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अच्छे इंस्ट्रक्टर हो, अच्छे आसन करते हो तो दोनों चीज़ हैं तो बेस्ट हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। जो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमसे एडवांस आसन नहीं होते, कभी आसन एडवांस आसन होने शुरू हो जाएं तो हम सिखाना शुरू कर दें, वो गलत पूछ रहे हैं। एडवांस आसन का मतलब, एक टीचर के लिए एडवांस आसन का मतलब है उसकी एक एक मसल आपको पता हो, उसका पूरा मैकेनिज्म पता हो, उसकी करेक्शंस पता हो, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, किस क्या बेनिफिट है, वो आपको पता हो, वो आपके लिए एडवांस है, ठीक है। और जिम्नास्टिक करना, वो भी एक वो स्किल है, योगा की एक स्किल है वो, कि आप किसी एक हाथ पर खड़े हो जाते हो, दोनों हाथ पर खड़े हो जाते हो, सिर पर पैर रख लेते हो, अच्छी बात है वो एक स्किल आपने डेवलप की है, लेकिन उसको सिखाना आना भी जरूरी है। तब आप योग टीचर इंस्ट्रक्टर बनते हो, ना कि वो आपसे खुद हो जाए, ठीक है। किसी दिन आप बूढ़े हो जाओगे, किसी दिन आप 60 साल के हो जाओगे, उस दिन एक कोई भी आसन हो सकता है आपसे ढंग से ना हो, लेकिन आप तब भी टीचर रहोगे। उस चीज़ को पढ़ाना सिखाना, उसकी इन डेप्थ नॉलेज, उसकी करेक्शंस, उसकी एक एक छोटी छोटी क्यूज़ पता होना, वो एक योग टीचर को, एक योग इंस्ट्रक्टर को आना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, ये सब पता होने चाहिए, राइट अलाइनमेंट पता हो, उसके बंध पता हो, किस उद्देश्य के लिए वो बना है, ये सब पता हो। ये है एडवांस आसन का मतलब। वो एक बॉडी के हिसाब से वो कैटेगरी हम सेट कर देते हैं, और आप मानेंगे नहीं, मुझे भी लग रहा था, हालांकि मैं कभी इतना योगा के कंपटीशन वगैरह थोड़े बहुत किए मैंने, लेकिन मुझे लग रहा था ऐसे ही कि अभी मैं सिखा पाऊंगा क्या, मुझे तो इतना एडवांस नहीं होते। कंपटीशन वगैरह किए, कर रखे मैंने थोड़े बहुत तो एडवांस आसन भी, तो मुझे लगता था कि मैं सिखा पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जब मैं सिखाने के लिए उतरा तो मानोगे, मुझे कभी शीर्षासन भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब सर्वांग आसन और हलासन कराने से पहले मैं 10 बार सोचता हूँ कि कराऊं कि नहीं। करना अलग चीज़ है, सिखाना अलग चीज़ है। सिखाने वालों को 10 बीमारियां हैं, उनको सर्वाइकल भी है, उनको बैक पेन भी है, उनको डायबिटीज़ भी है, उनका हाई BP भी है, ऊपर से बाईपास भी हो रखा है। उनको तो मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि नौकासन वगैरह सिंपल से आसन कराते टाइम भी सोचना पड़ता है। तो अगर आप योग को इस योग को सिर्फ इसलिए नहीं सिखा रहे कि एडवांस आसन नहीं होते आपसे, तो ये कभी भी काम आने वाले हैं ही नहीं। ये सिर्फ फोटोग्राफी के काम आने वाले हैं। हाँ, कोई कंपटीशन वगैरह कर रहे हो, गेम वगैरह एज ए गेम कर रहे हो, उसमें काम आएंगे, वो भी ठीक है। लेकिन योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर के ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है वो। जो बेसिक आसन है, जो ट्रेडिशनल आसन है, जो हमारे शास्त्रों में बताए हुए हैं, या जो जिनको हम रेगुलर रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं, उसी की इन डेप्थ नॉलेज है, वो काम आने वाली है आपको। और सेल्फ प्रैक्टिस में भी वही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर मान लो आप 1 घंटा सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 45 मिनट आपको, 15 मिनट एडवांस आसन करने के लिए 45 मिनट तैयारी करनी पड़ेगी। और कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको एडवांस आसन बिना वार्म अप के करने से चोट लग चुकी है, अब वो बैठ गए हैं, अब वो कई की तो डेथ भी हो चुकी है। अगर कर रहे हो तो पहले आधा घंटा कम से कम उसकी तैयारी करने में लगेगी, और वो तैयारी कब हो पाएगी, जब आपको उस मैकेनिज्म पता होगा उस आसन का। तो इसलिए आसनों के पीछे की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रैक्टिशनर के लिए। तो आपको एक नॉन स्लिपरी योगा मैट चाहिएगा, प्रॉप्स चाहिएंगे, कंफर्टेबल कपड़े चाहिएंगे, ऐसे कपड़े हों जो कंफर्टेबल हों, जिसमें आप मूवमेंट कर सको। ये भी एक हमारे देश में थोड़ी सी विडंबना है, क्योंकि महिलाओं का जो आदमी को तो कुछ भी पहन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। महिलाओं का ऐसा रहता है
कि उनके लिए प्रॉपर योगा क्लोथिंग जो है वो देश काल के हिसाब से डिफरेंट रहती है। बेचारी चुन्नी बांध के उन सूट सलवार में ही कर रही होती हैं, वो नहीं करना है। लोअर टी शर्ट पहनो, कंफर्टेबल हो, और ऐसी हों या तो कॉटन के हों तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बहुत डायनेमिक कर रहे हो तो कॉटन वाले नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर फिर आप ड्राई फिट यूज़ करो। डायनेमिक योगा स्टाइल है, उसमें कॉटन कामयाब नहीं रहता है, वो तो गीले होके भारी हो जाते हैं। तो वहाँ पर फिर ड्राई फिट या ऐसी कंफर्टेबल हो जहाँ फुल रेंज आप यूज़ कर सको अपनी बॉडी की। तो यहाँ भी जब सीखेंगे तो ऐसे ही कपड़े आप पहन के रखो। उसके अलावा पानी की बोतल आप अपने पास रखो, पसीना पोंछने के लिए एक हैंड टॉवल आप अपने पास रखो। ये तैयारियां मैंने लिख दी हैं, या पढ़ लेना। अगर कोई बीमारी है, कोई डॉक्टर की कोई सलाह है, कोई वैसे कोई मेडिकल कंडीशन चली हुई है, तो आप डॉक्टर की सलाह लेके ही इसको करें। और जो भी आप इस क्लास का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पहले अपने माइंड में सुनिश्चित कर लें कि क्यों सीख रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि चलो ठीक है कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं, चलो सस्ती ही तो है कर लिया, ऐसे कुछ नहीं, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। वो समय की बर्बादी है, पैसे की भी बर्बादी। एक इंटेंशन सेट करो कि क्यों कर रहे हो। आपके पास आपका माइंड जो है एक वजह नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। आपका माइंड कैसे काम कर पाएगा? जब उसके पास एक वजह होगी। जिसके माइंड आपने वजह नहीं दी तो आप उसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे। बड़े से बड़ी ट्रेनिंग अगर हो पाती हैं, सालों साल लोग जंगल में रह पाते हैं, इतने फौजी इतनी कठिन मेहनत कर पाते हैं, तो क्यों कर पाते हैं? उनके पास एक वजह होती है। आप भी ये मेहनत तभी कर पाओगे जब आपके पास एक वजह होगी। तो अपने माइंड में उस वजह को क्लियर कर लेना, ठीक है, गोल सेट कर लेना। नोटबुक पेन चाहिए आपके। बुक्स वगैरह जो हैं, ये बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, कुछ चीज़ें वो आप पढ़ाई कर लेना, क्योंकि अपने माइंड के लिए भी ज़रूरी है। और कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक्स भी आपको रिकमेंड कर दूंगा मैं, और एक योगा थेरेपी की बुक भी रिकमेंड कर दूंगा, उनको पढ़ लेना, वो साथ में हेल्प करेंगी आपको। कहीं भी अटक जाओगे तो एक रेफरेंस बुक की तरह काम करेंगी वो, ठीक है। वो आप ख़रीद के रख लेना, ऑनलाइन अमेजोन पे सारी मिल जाएंगी, उनके लिंक वगैरह मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और बाकी फिर रेगुलर रूटीन और माइंड सेट ये आपकी फाइनल है। आखिरी तैयारी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। पहले से ही धारणा बना के नहीं बैठना। एक जैसे स्कूल में हम जाते थे तो ऐसे ही एक लर्नर की तरह बैठना, ठीक है। अपनी धारणाओं को साइड में करके खाली होके यहाँ पर आना और रेगुलर रूटीन में आना। एक दिन छोड़ के एक दिन है तो बीच में कोई काम है तो जो बीच का जो छुट्टी का दिन है उससे आप उस काम के लिए करो, अगले दिन क्लास में आप अवेलेबल होने चाहिए। कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, बस 5 मिनट में और सारा वाइंड अप करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। कोर्स में क्या क्या सीखने वाले, 101 आसनों को सीखने वाले हैं, ये मैं बता दिया आपको। उनकी हर कैटेगरी का हर कैटेगरी के आसन होंगे उसमें। उनसे क्या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, क्या स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्या स्ट्रेंथ आ रही है, वो सब जानेंगे। कौन से मसल्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से जॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, उनकी साइंटिफिक फाउंडेशन सारी जानने वाले हैं। उसके पीछे की कोई विज्ञान जो है, उनके पीछे का कोई नाड़ियों का विज्ञान है, या कई आसनों के बारे में कहा कि इससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है, इससे प्राण यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, या इससे ये चक्र जागृत हो जाता है, वो चीज़ भी इसमें हम जानेंगे आसनों के बारे में। उसको करने का सही तरीका क्या है वो हम जानेंगे। और अगर वो आसन कोई ऐसी अवस्था तक है कि आज नहीं कर पा रहे हो तो उससे पहले क्या क्या तैयारियां, प्रोग्रेस क्या क्या करें, क्या क्या प्रैक्टिस करें। मान लो आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है और आपको लग रहा है कि आप आज हम पश्चिमोत्तानासन नहीं कर पा रहे हैं या पादहस्तासन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? तो उसको लूज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज करें वो भी हम जानेंगे। यानी एक आसन से जुड़ी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं उसकी तैयारी के लिए, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। उसकी एडजस्टमेंट क्या करनी है, उसमें क्या कहाँ थोड़ा पैर घुमाना है, कहाँ कंधे घुमाने हैं, कहाँ पेट खींचना है, कहाँ छोड़ना है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी हम जानेंगे। उसके अलावा उसकी फिजिकल एडवांटेज क्या है, क्या किस बीमारी में काम आ रहा है, क्या क्या शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर क्या क्या फ़ायदे दे रहा है, वो सब जानेंगे हम। और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उनको किस प्रकार से आप सिखा सकते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका यही है कि जो मैं दूंगा आपको उसी हिसाब से आप सिखाएंगे, ठीक है ना।
और इन सब चीज़ों का एक PDF आपको मैं बना के दे दूंगा। आसनों को शुरू करने से पहले हमें जाननी पड़ेगी एक बेसिक सी चीज़। नीज में प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं जी? नीज में प्रॉब्लम है तो आप जो नीज से रिलेटेड जो बेंड होने वाले हैं उनको छोड़ सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। उसमें भी सीख लेना, क्योंकि उसमें करेक्शन और एडजस्टमेंट, अगर नी पेन वालों को योगासन कराने हैं तो कैसे कराएं वो समझ में आ जाएगा आपको, या खुद करने हैं तो कैसे कराएं। अब मुझे आप में से ये बताओ कि अभी 35 लोग बैठे हैं यहाँ पर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आसनों से रिलेटेड किस किस को पता है? चलो, मसल्स के नाम किस किस को पता है? हाथ ऊपर करो। नहीं पता होंगे ना? वन्ना जी को पता है, रेज है, नकली वाला हाथ कर दो ऊपर। सीमा जी को भी पता है, सोनी जी को भी पता है। बहुत कम पता होते, मुझे भी नहीं पता थे। मैं भी आसनों को कराने का मेरा भी यही तरीका था कि उनके बेनिफिट देख लेता था, उनकी सावधानियां देख लेता था, लेकिन क्या वो करेक्ट मेथड है? नहीं, वो करेक्ट मेथड नहीं है। और हर योग डिप्लोमा में या सर्टिफिकेट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट होता है, लेकिन वो बहुत हार्ड रहता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपको आसान लगेगा वो, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो तो आपको आसान नहीं लगेगा वो। तो पहले तो कुछ क्लास मुझे आपको जो बॉडी के मेजर सिस्टम्स हैं उनके बारे में समझाने की देनी पड़ेगी। जैसे मस्कुलर सिस्टम को मुझे समझाना पड़ेगा आपको। अगर मान लो आपको मसल्स ही नहीं पता और मैं कह दूं कि यहाँ ये मसल यूज होगी, तो कैसे समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो आपको मैं पहले तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क एनाटॉमी फिजियोलॉजी का देने वाला हूँ, आपको अपने शरीर की समझ हो। एक समझ वो है आत्मा परमात्मा की समझ, कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, उसको बाद में जाने दो। ये जो दिख रहा है इसको समझो, कहाँ कौन सी मसल है, कौन सा ऑर्गन है, लीवर का मतलब क्या है, पैनक्रियाज का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन का मतलब क्या है, स्टमक का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के नर्वस सिस्टम है, ब्रेन की क्या क्या फंक्शन है। बेसिक सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी की 2-4 क्लास मुझे पहले आपको देनी पड़ेंगी, तभी आप आगे की चीज़ों को समझ पाओगे। नहीं तो मैं कहूँगा कुछ, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आप कहोगे कि ये क्या बोल दिया, फिर उसको गूगल करोगे। यहाँ तो नहीं बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में गूगल करोगे उसको। तो उससे अच्छा है पहले मैं समझा दूँ, जीरो से लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ी बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझेंगे, जिसमें जो आसनों से रिलेटेड जो बॉडी के सिस्टम है वैसे सभी यूज होते हैं। प्राणायाम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, प्राणायाम से रिलेटेड है। मस्कुलर सिस्टम थोड़े बोन्स, जॉइंट्स वगैरह, और थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम और थोड़ा ऑर्गन्स हमारे, ये हम समझ लेंगे, और नर्वस सिस्टम ये हम समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेस जो बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है, और ये तनाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये दर्द हो रहा है तो इसका मतलब, जैसे मान लो एक आसन आपने किया, एक आसन किया आपने, उससे खिंचाव हुआ, ठीक है, एक स्ट्रेच पड़ेगा ना एक आसन से, और पेन हुआ। तो जब मैं कई बार किसी को आसन कराता हूँ तो कहते सर नस पे नस चढ़ गई। वो नस पे नस नहीं चढ़ी, वो स्ट्रेच है, वही है, मतलब वो उसी के लिए कर रहे हैं। अगर मान लो मैंने किसी एक हाथ को किसी एक लेवल तक खींच दिया, कि धनुरासन खींच दिया, पेट पर खिंचाव पड़ा, तो पेट की वो नस पे नस नहीं चढ़ी है, वो मसल स्ट्रेच हुई है, उसी के लिए तो हम कर रहे हैं। कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मान लो आपने प्लैंक किया, आपकी पेट में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, तो किन मसल्स में हो रहा है वो, और उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, उससे मजबूत होगा कोई पार्ट या लचीला होगा, क्या होगा उससे, वो चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी। कुछ बेसिक सी साइंस जो है वो कुछ क्लासेस में मुझे पहले समझानी पड़ेगी, तभी आपको आगे की बात समझ में आएंगी, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इस साइंस को स्किप कर दो,
आप ये कहो कि चलो ये नहीं सिखाना हमें, आप सीधे आसनों के बारे में बता दो, तो मैं ये जो भी बोलूँगा, मान लो मैंने कहा कि ये इससे आपके लीवर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, या पैनक्रियाज पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आपको पता ही नहीं क्या होता है पैनक्रियाज, आपको पता ही नहीं कि उसका फंक्शन क्या है, तो कैसे पता चलेगा? फिर डायबिटीज़ के रोगी को कैसे योग करा पाओगे आप? ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों का मैं कहूँ कि इससे ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। नर्वस सिस्टम के टाइप नहीं पता आपको, तो फिर कैसे पता चलेगा? फिर एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाए, तो इन डेप्थ के लिए थोड़ी 2-4 क्लासेज मुझे सबसे पहले आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बेसिक्स ही देनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक चीज़ों को पता हो, एक योग टीचर को जितनी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम 101 योगासनों को प्रैक्टिस करेंगे। 101 योगासनों में मैंने कोशिश की है जितने प्रचलित आसन हैं जो आपको करने और कराने आने चाहिए वो सब इसमें रखे हैं। उन आसनों में कुछ ट्रेडिशनल आसन हैं, कुछ मॉडर्न आसन हैं, कुछ बेसिक स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं, कुछ बैक बेंडिंग के पोस्चर्स हैं, जो बैक बेंड को पीछे झुकने वाले जो आसन हैं, कुछ उसमें आर्म बैलेंसिंग के पोस्चर्स हैं, कुछ आसन उसमें इन्वर्जन्स हैं जिसमें उल्टा हुआ जाता है, सिर नीचे होता है, कुछ आसन उसमें बैठने वाले हैं, और कुछ आसन उसमें लेटने वाले हैं, और कुछ उसमें आगे झुकने वाले और ट्विस्टिंग वाले पोस्चर्स हैं। तो ऐसे एक पूरा एक चार्ट मैंने बना दिया है कि ये आपको आसन आने चाहिए और इन सब का पता होना चाहिए। कुछ हिप ओपनर, कोर स्ट्रेंथनिंग, रिलैक्सेशन वाले आसन हैं, तो ऐसे कैटेगराइज कर दिया है। कुछ फिर मिक्स आसन है, तो उनको एक कैटेगराइज कर दिया है, फिर उनकी इन डेप्थ नॉलेज हम जानेंगे। ठीक है, 101 आसन है, ये PDF मैं आपको भेज दूंगा, इसमें देख लेना बाद में कौन से हैं कौन से नहीं हैं। आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसके लिए क्या हम करेंगे, एक तो उसकी प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेज, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज, ये सब इसमें लिखे नहीं हैं लेकिन वो करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, PDF आपको बना के मैं दे दूंगा आसनों का, जो भी आसन हम सीख रहे हैं। मान लो आज हमने जो आसन सीखे हैं उनसे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, मान लो हमने 5 सीखे, तो उन 5 आसनों का के नोट्स आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, उनको आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, अपने पास रख लेना। दूसरा, उनकी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेंगी फिट योगीज ऐप में, आप कभी भी देख सकते हैं। मान लो किसी दिन क्लास मिस हुई तो बाद में भी देख सकते हो, या बाद में दोबारा रिपीट करना चाहते हो किसी टॉपिक को तो आप देख सकते हो। ऐप का जो सपोर्ट है वो आपके पास रहेगा ही, और उसमें रिकॉर्डिंग हमेशा रहेंगी ही। आसनों को समझेंगे हम एनिमेशन के थ्रू, जितनी मस्कुलर सिस्टम समझेंगे, आसनों के फंक्शन समझेंगे, ये एनिमेशन के थ्रू हम समझेंगे। अभी मैं दिखा भी दूंगा किस प्रकार से। ठीक है, और ये सारा कॉन्सेप्ट था इस क्लास को करने का। 1.5 से 2 महीने का समय इसमें रहने वाला है। अभी खड़े होके जो भी अब हम सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी खड़े होके थोड़ा सा ताड़ासन 2-4 बार कर लो। 2 मिनट का समय दो मुझे, दूसरा माइक मैं यूज़ करूँगा फिर उसमें। खड़े होके थोड़ा ताड़ासन वगैरह कर लो, वार्म अप कर लो, हल्का सा वार्म अप कर लो।
दो चार राउंड सूर्य नमस्कार के कर लो, जो भी वेरिएशन आपको आती है उसके, फिर हम शुरू करेंगे टेस्ट को। दो चार राउंड सूर्य नमस्कार के कर लो, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे। इंदु चौधरी जी पूछ रहे हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। 2100 है जी इस कोर्स की फ़ीस। कोई भी बेसिक सी सा सूर्य नमस्कार जो आपसे हो पाए वो कर लो।
एक से ज़्यादा कोर्स हों तो उसके लिए इंदु चौधरी जी पैकेज बनाए हुए हैं। आप fityogizbharat.com पर जाएंगे या फिर मेरे पास मैसेज करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। कई सारे पैकेज हैं उसमें। अभी 4 क्लासेस हैं तो सबके अलग अलग पैकेजेस हैं। उनका चार्ट मैं भेज दूंगा या उनके लिंक आपको मैं भेज दूंगा। इस प्रकार से आसनों को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल वे में और एनाटॉमिकल उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। उनकी यूज़ होने वाली मसल्स के बारे में, उनके जॉइंट्स के बारे में वो हम सब जानने वाले हैं। कर लो सूर्य नमस्कार करो, फिर एक राउंड पूरा कर लो, फिर आपको आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। चलो मैं तब तक फी स्ट्रक्चर बता देता हूँ सबको, पूछ रहे हैं तो। रिलैक्स, इतना काफ़ी है। अभी 4 क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं। तो ये जो योगासन 1-on-1 जो है ये 2100 है इसकी फ़ीस। सुबह शाम को डेली योगा है उसकी 1500 है एक महीने की फ़ीस। इसकी फुल कोर्स की 2100 है। और क्योंकि ये अल्टरनेट डेज है। और जो मॉर्निंग की क्लास है ध्यान साधना, जिसमें हम सिर्फ मेडिटेशन ही करने वाले हैं, उसकी फ़ीस भी 1500 है। और एक रात को वर्कशॉप शुरू होगी 7 दिन की, कल से शुरू होगी वो, आर्ट ऑफ मेडिटेशन, उसकी 1100 फ़ीस है। और अगर उनके कंबाइन आप कॉम्बो बना रखें 2 लोगे तो 20% 30% उसमें सस्ता पड़ता है वो। ठीक है। और बाकी मेरा नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, बाद में आप मेरे से संपर्क कर लेना। ये नंबर डाल दिया मैंने मेरा, इस पर व्हाट्सएप कर देना आप मुझे। देखिए एक सिंपल सा हम एक आसन लेते हैं, सुखासन। सुखासन जो है, इस प्रकार से हम आसनों को थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में भी सीखेंगे, उनको करके भी देखेंगे, लेकिन पहले उसको समझना तो ज़रूरी है। सुख आसन का नाम सुखासन है, लेकिन मैं देखता हूँ कि सुखासन सबसे होता नहीं है। बैठ के दिखाओ मुझे सुखासन में, ऐसे ही घुटने ज़मीन के नज़दीक करके क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के दिखाओ, और सामने का व्यू मुझे दिखाओ। पहले आपका ही चेक करते हैं सुखासन होगा कि नहीं। सबसे आसान आसन जो है वो सुखासन है। इसमें मिस्टेक क्या क्या होती हैं? मिस्टेक ये होती हैं, कंधे झुके हुए, घुटने ऊपर उठे हुए। क्यों? हिप टाइट है। हमारे घुटने ज़मीन के नज़दीक होने चाहिए। घुटनों को ज़मीन के नज़दीक दबाने की कोशिश करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दीवार के साथ हम बैठ सकते हैं, पीठ को अंदर खींच के दीवार के साथ बैठ सकते हैं। अगर आपके राउंड बैक हो रही है, घुटने ऊपर आ रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ अभ्यास हम कर सकते हैं। हम हिप्स के नीचे ब्लॉक लगा सकते हैं, ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हिप से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो हिप ओपनिंग की एक्सरसाइजेस हैं, तो वो आपको सुखासन में बैठने में हेल्प करेंगी। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ हर आसन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो उसमें यूज़ होने, जैसे हैप्पी बेबी पोजीशन हम कर सकते हैं। हिप रिलीज होते ही आप सुखासन, आपके घुटने ज़मीन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। भारतीयों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती क्योंकि हम बचपन से ज़मीन पर बैठते रहते हैं।
लेकिन विदेशियों को तो के लिए तो बहुत मुश्किल है ये बैठना। एक बार मुझे लगा कि किसी उसमें ताज होटल में क्लास लेनी थी, तो कुछ अंग्रेज लोगों को कराना था, तो मुझे लगा कि बहुत एडवांस आसन कराऊंगा, और मैं तैयारी करके लेके गया, और मैंने तो देखा उनसे तो सुखासन भी नहीं हो रहा है। तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज करना पड़ गया मुझे। कहाँ मैंने कुछ तैयारी की थी क्लास करवाने की, और कहाँ मुझे सिर्फ इस सुखासन और सूक्ष्म व्यायाम में ही पूरी क्लास निकालनी पड़ी। तो इस प्रकार से हम हर आसन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, उसकी मसल्स, उससे जुड़ी हुई जो मिस्टेक्स हैं, जो हम गलत करते हैं, जो करेक्शंस हैं, वो हम उसमें हर आसन के बारे में समझेंगे, और उसका पीडीएफ फॉर्म भी मैं आपको उसका दे दूंगा। इस टाइप से हम एनिमेटेड फॉर्म में समझेंगे। ऐसे ही पूरा मस्कुलर भी हम एक एक मसल को खोल खोल के ढंग ढंग से पूरी हड्डियों को हटा हटा के देखेंगे। फ्यूमर बोन है ये। तो चलिए अभी हम आज ज़्यादा समय ना लेते हुए असेसमेंट शुरू करते हैं। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा आपको डेमो बताया कि इस प्रकार से हम एनिमेटेड फॉर्म में उसकी बोन्स, उसकी मसल्स, उसकी एक एक चीज़ हटा के उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ के उसमें क्या क्या, किस मसल को कितना लूज करें, लेकिन उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। वो बेस मुझे 3-4 दिन आपको बनाना पड़ेगा। तो अब नोटबुक और पेन है आपके पास, तो खड़े हो जाएंगे और बैलेंसिंग से शुरू करेंगे। लिखो वृक्षासन, ट्री पोज। और टाइमर आपके पास है, घड़ी है तो अच्छी बात है आपके पास, नहीं है तो चलो मैं घड़ी भी आपके लिए अवेलेबल करा देता हूँ यहाँ पर। पहला जो टेस्ट है वो आपकी बैलेंसिंग का टेस्ट है, ठीक है। बैलेंस कैसा है आपका। और जो भी टाइम आए उसको नोट कर लेना। पहले लिखो बैलेंस और फिर लिखो ट्री पोज, ट्री पोज के आगे राइट लेग लिख लेना। पहले राइट लेग पर ट्री पोज करेंगे और उसकी टाइमिंग नोट करेंगे अपना संतुलन चेक करने के लिए। सिंपल एक लेग के ऊपर खड़े हो जाएंगे और हाथ दोनों ऊपर कर लेंगे वृक्षासन में। अब यहाँ पर एक साथ स्टार्ट करेंगे सब, ठीक है। चलो, जो कर रहे हैं वो वीडियो ऑन रखो, जो नहीं कर रहे हैं अपना वीडियो ऑफ रख सकते हो। रेडी, पोजीशन बनाओ ट्री पोज की, टाइमर शुरू करेंगे फिर हम। एंड स्टार्ट। होल्ड करके रखो, कितनी देर होल्ड कर पा रहे हो ट्री पोज को, ईमानदारी के साथ, एक अटेम्प्ट में, बार बार नहीं करना, सिर्फ एक बार में। एक पॉइंट को लगातार देखते रहो, पेट को खींच के रखो, अपनी जड़ें मजबूत रखो। पेट की जड़ मजबूत होगी तभी तो बैलेंस बनेगा। एंड रिलीज। लेग चेंज करो, दूसरी लेग से भी चेक करो। अब लेग चेंज करके दूसरी तरफ, और टाइमर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चलने दूंगा 1 मिनट से, ताकि आप किसी ने बाद में शुरू किया है तो अपने हिसाब से आप देख लेना। और नोट करके रखना, अपने माइंड में नोट करना। अब लेफ़्ट लेग का नोट करो, अपने माइंड में रखो, लिखना बाद में।
जो योग से जुड़े नहीं हैं वो भी कर सकते हैं इस टेस्ट को, सबके लिए ज़रूरी है ये। रिलैक्स। ये एक प्रकार का योगा असेसमेंट टेस्ट है, ठीक है। योग में आप कहाँ किस स्तर पर आप आते हो, खुद को समझने के लिए कि किस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अब अपनी जो भी सेकंड है, लेफ़्ट लेग राइट लेग, ट्री पोज के नीचे एल और आर लिख के उसमें अपनी जो भी जितने भी सेकंड है उस स्कोर को लिख दो। लिख दिया तो उसका रिजल्ट भी लिख दो। 20 सेकंड से नीचे है तो पुअर बैलेंस है, पुअर लिख दो। 20 सेकंड से नीचे गिर गए तो 20 से 30 सेकंड है तो एवरेज लिख दो, और 30 सेकंड से ऊपर है तो गुड। अब देखो बैलेंसिंग कैसी है आपकी। और ये जब वृक्षासन कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लेग की ही बैलेंसिंग, ये ब्रेन की भी बैलेंसिंग है। इस बैलेंस को करने के लिए आपके ब्रेन, हम ब्रेन का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बैलेंसिंग मेजर कर रहे हैं हम। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पोस्चर करेंगे हम, पादहस्तासन। पैरों को मिला के खड़े हो जाएंगे, हाथ ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। और जितना आप झुक पा रहे हो अपनी फाइनल पोजीशन, नहीं टच हो पाए तो कोई बात नहीं, टच हो जाए तो अच्छी बात है, और आगे हो जाए और हो जाए, हेड हो जाए, जो भी लेवल है उतना लास्ट पॉइंट पर होल्ड करो थोड़ी देर। 30 सेकेंड होल्ड कर लेंगे, 30 सेकेंड के लिए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे, अपने लास्ट पॉइंट पर हो। लास्ट पॉइंट पर 30 सेकेंड होल्ड करो। मुझे चेक भी करने दो थोड़ा। घुटने आपके सीधे रहें। बैक पेन है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्लोली रिलीज। धीरे से वापस। थोड़ी बैक बेंडिंग कर लो, हाथ कमर पर रख के। इजी बैक बेंड करो, अर्धचक्र आसन या हस्तोतान, कोई भी बैक बेंड का एक आसन कर लो। थोड़ा बैलेंस करके बैक को, फिर इसका रिजल्ट लिखो। अगर आपके हाथ जमीन में टच नहीं हुए तो पुअर लिखो। अगर हाथ जमीन तक पहुंचे ही नहीं घुटने सीधे करने के बाद, तो जो फॉरवर्ड बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग या पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग आपकी पुअर है। अगर फिंगर टच हो गई हैं तो एवरेज है। फिंगर थोड़ी सी टच हो गई या थोड़ी ज़्यादा टच हो गई तो एवरेज है। हथेलियाँ टच हो गई तो गुड है, और हेड टच हो गया तो वेरी गुड है। घुटनों से सिर टच हो गया, वेरी गुड लिखो। पूरी हथेलियाँ तो गुड, उंगलियाँ तो एवरेज, और नहीं तो कुछ भी टच नहीं तो पुअर। मतलब आपको उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। और ये जो स्टिफनेस है इसका मतलब सिर्फ आसनों से नहीं है। आसन तो एक अचीवमेंट है, आसन तो एक असेसमेंट करने का तरीका है। जब कुछ सामान उठाओगे तो जब चोट लगने की संभावना, आपकी फंक्शनल आपकी रेंज लिमिट हो गई ना, आप फुल रेंज नहीं यूज कर पाएंगे अपनी। आप चोट लगने की, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है इंजरी होने की उतनी ज़्यादा संभावना, बाद में आपको बैक पेन होने की उतनी ज़्यादा संभावना। क्यों? चलते फिरते कुछ भी काम करते हुए डेली वर्क में ही चोट लग जाएगी आपको। एक लचीला व्यक्ति है, अगर वो थोड़ा बहुत गिर भी गया, आपने देखा कैसे खिलाड़ी कैसे डाइव मार देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता फिर भी इनको। क्यों? क्योंकि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करते हैं। उसके बाद बैक बेंडिंग। बैक बेंडिंग के लिए हम एक सिंपल टेस्ट करते हैं। पहले स्टैंडिंग में हम करते हैं। पैर कंफर्टेबल लेवल पर खुले हुए, और सांस मत रोकना, इसमें थोड़ा कंफर्टेबल रखना अपने आप, सांस को नॉर्मल रखना। हाथ ऊपर करना, पैर शोल्डर लेवल पर खुले हुए, छत को देखना। लेवल 1 छत, लेवल 2 ये कॉर्नर, लेवल 3 पीछे की दीवार। इनमें से देखो क्या देख पा रहे हो। और लेवल 4 जमीन।
लेवल सिर्फ छत देख पा रहे हो तो पुअर है, पीछे की दीवार देख पा रहे हो तो एवरेज है, पीछे का कॉर्नर या दीवार देख पा रहे हो तो एवरेज है, ऊपर का कॉर्नर, पीछे की दीवार देख पा रहे हो तो गुड है, और ज़मीन देख पा रहे हो तो वेरी गुड है। लेकिन बैक बेंड करके हाथ ऊपर कर लो, ऊपर करने में बैलेंस ना बने तो हाथ कमर पर रख लो। अब ये चेक करना है आपको, ये एंगल कितना आप जा पा रहे हो। ट्राई करो, गिरना नहीं, सांस अंदर नहीं रोकना। अभी जैसे मैं पीछे की दीवार देख पा रहा हूँ, अगर ज़मीन भी देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन घुटने मत मोड़ना। थोड़ा होल्ड कर लो 5-10 सेकेंड, एक दो बार रिपीट करके कंफर्म भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं होता, तो 2-3 जो शॉर्ट पोस्चर्स हैं, जो थोड़े टाइम के होल्ड हैं, उनको 2-3 बार करके देख लो। सिर्फ छत देख पाए तो बैक बेंडिंग पुअर है आपकी, पीछे का कॉर्नर देख पाए तो एवरेज है, और पीछे की दीवार को ही आपने देख लिया है तो गुड है। और पैर थोड़े से खुले हों शोल्डर लेवल पर, उससे ज़्यादा नहीं, वो चीटिंग हो जाएगी फिर। जिसका हो जाए वो फॉरवर्ड बेंड में थोड़ा रेस्ट करो। फॉरवर्ड बेंडिंग में रेस्ट कर लो। किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई चोट लगी हुई है, कोई दवाइयाँ चली हुई हैं, तो वो मत करना ये सब चीज़, उनको अलग तरीके से योग। ये असेसमेंट है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम बेंड करते हैं, ठीक है। रिलैक्स। उसके बाद हम चेक करते हैं अपनी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी। शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिंपल गोमुख आसन, हाथ पीछे लॉक करने की कोशिश करो, हाथ नहीं टच हो रहे, पुअर, टच हो गए, हल्की सी उंगली टच हो गई, लॉक हल्की उंगली, एवरेज, अच्छे से लॉक हो गए, गुड। दोनों हाथ पीछे गोमुख आसन में लॉक करने की कोशिश करो इस प्रकार से। ये 1, पुअर, गुड, वेरी गुड। घूम जाओ, पीछे का दिखाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। हाँ, एक साइड हो गया, एक साइड कम हुआ है तो एवरेज में ही लिखो, दोनों साइड हो जाए तो गुड लिखना। और जिस साइड नहीं होता उस साइड प्रैक्टिस किया करो। थोड़ा फ़र्क रहता है एक साइड का, तो लेकिन जिस साइड वीक है उस साइड हमें ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, तो उससे एक बैलेंसिंग क्रिएट होगी हमारे अंदर। बैलेंसिंग में भी आप देखेंगे कि एक लेग पर अच्छे से आप ज़्यादा देर रुक पा रहे हो, एक पर कम। शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी का भी रिजल्ट लिख लीजिए और करके थोड़ा होल्ड किया करो 10-20 सेकेंड, फिर लिखो। नहीं टच हुआ तो पुअर, फिर आपको शोल्डर्स पर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ टच हुआ तो गुड, मतलब एवरेज, अच्छे से लॉक हो गया तो गुड। ये योगिक असेसमेंट है। फिटनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट अलग रहती है, उसमें हम आपसे पुशअप्स वगैरह स्क्वाट्स वगैरह करा के वो कराता, वो अलग चीज़ है, वो भी करते हैं हम। लेकिन अभी क्योंकि हमारा टारगेट आसनों से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम सिर्फ योगिक वे में ही चेक करेंगे। यहाँ पर चैट में नहीं लिखना, अपनी नोटबुक में लिखो। उसके बाद हिप फ्लेक्सर्स। हिप फ्लेक्सर्स कहाँ काम आते हैं? ये जो मसल्स हैं आपके, ये कहाँ काम आएंगी? ये जो स्प्लिट हम करते हैं, ये सूर्य नमस्कार की 4th पोजीशन, हसु संचालन, ये अब इसको आप देखो, अगर सिर्फ इतना ही कर पा रहे हो तो ये पुअर है, थोड़ा नीचे जा पा रहे हो तो एवरेज है, काफ़ी डीप जा पा रहे हो या पूरा जितना भी स्प्लिट कर पा रहे हो
तो ये गुड है। जमीन के कितना नजदीक जा रहे हो ये देखो। अगर सिर्फ इतना हुआ और थोड़ा सा हल्का सा आगे जाते ही आप होल्ड हो गए, यानी ये टाइटनेस है यहाँ पर, ये टाइटनेस यहाँ है। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ टाइट होगा तो ये नीचे नहीं जा पाओगे। ये यहाँ देखो, ये खींचेगा पूरा यहाँ पर। इसको आप लोअर लंज स्ट्रेच या असुसंचालन स्ट्रेच बोल सकते हो। और यही स्ट्रेच आपको धीरे 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 जो स्प्लिट वगैरह आप करते हो, हनुमान आसन करते हो, सब इसी की वजह से आप कर पाओगे, इसकी वजह से और हैमस्ट्रिंग की वजह से। अगर ये लेवल्स आपको नहीं पता है तो फिर उनसे रिलेटेड मसल्स पर काम नहीं कर पाओगे, मसल्स पर काम नहीं कर पाओगे तो फिर प्रोग्रेस नहीं होगी। हाँ, ये पुअर है, थोड़ा डीप जा पाए तो एवरेज है, काफ़ी डीप जा पाए तो गुड है। दोनों साइड कर लो चेक। आसु संचालन, इसका एक लेवल आप ईमानदारी के साथ लिख लो, क्योंकि देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पुअर है तो भी और अच्छा है तो भी, फ़र्क आपको पड़ेगा, तो ईमानदार रहना लिखने में। मैं कोई नंबर नहीं देने वाला इसके, आपको अपना लेवल चेक करना है। बहुत बढ़िया, बबीता जी का भी अच्छा है, सीमा का भी अच्छा है। हाँ, सीमा की तो स्प्लिट ही लगभग होने वाली है। हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, कोई नहीं, अभी मत करना बिना वार्म अप के, थोड़ा वार्म अप करने से ही हो जाएगी स्प्लिट। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये सब। आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म पता है तो आप कोई भी आसन कर पाओगे। आपको पता है कि यहाँ टाइटनेस है, अब इस टाइटनेस को ऐसे रिलीज करना है, बस कुछ दिन के अभ्यास से वो हो जाएगी। असु संचालन या लोअर लंज स्ट्रेच को उसका लेवल लिख लो, पुअर, गुड या पुअर, एवरेज या गुड। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो भ्रूनमन का है, यानी दो टाइप की स्प्लिट रहती है, एक फ्रंट और एक साइड टू साइड। तो भ्रूनमन यानी साइड टू साइड, ये जो इनर थाइज हैं आपकी, यहाँ का लेवल क्या है ये चेक करने के लिए हमें भ्रूनमन लिख लो। और भ्रूनमन में हर कैटेगरी से हम एक एक आसन ले रहे हैं, उसमें लेवल चेक कर रहे हैं। उसमें आप ये देखो, अगर पैर खोल के बस आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ हाथ टच हो पाए हैं तो ये पुअर है। आगे बढ़ गए हो तो एवरेज है। कोहनियाँ टच कर ली हैं तो गुड है, और हेड टच कर लिया है तो वेरी गुड है। एटलीस्ट कोहनियों तक तो पहुंचो, ट्राई करो। साइड से दिखा, साइड टू साइड पैर खोल के आगे नहीं बढ़ पा रहे पुअर, बढ़ गए हो तो एवरेज, कोहनियाँ टच हो गई तो गुड, हेड टच हो गया तो और अच्छा। देख लो जितना हो पा रहा है उसको 5-10 सेकंड होल्ड करो। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वार्म अप हमने नहीं किया, हम एवरेज स्टेट में ही चेक कर रहे हैं। वार्म अप करने के बाद तो ये बढ़ जाएंगी सारी चीज़ें, लेकिन अभी हमें बस हल्का सा एक मूवमेंट किया, उसके बाद चेक किया, तो हमारा असली लेवल पता चलेगा। वार्म अप करके तो हम और मेहनत करके तो फिर बढ़ जाएगा सारा। अनीता जी लिख रही हैं एवरेज। चैट बॉक्स में नहीं लिखना अनीता जी, आपको एक पेपर पर ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, पेपर पर लिख लो। उसके बाद ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग के लिए हम चेक कर लेंगे वक्रासन। अपना लेफ्ट नी बेंड करो,
और अंदर नहीं, बहुत दूर नहीं, नी के पास रखो। राइट हैंड अप, क्रॉस। अगर क्रॉस ही नहीं हो पाए, ये हो रहा है तो पुअर है, क्रॉस हो पा रहा है तो एवरेज है, पकड़ पा रहे हो तो गुड है, और गुड को तो फिर चाहे इसमें अर्धमस्तेंद्रासन कर दो, और गुड है, वेरी गुड है, ट्विस्टिंग अच्छी होगी। ये आप देख लो। पुअर, दोनों साइड कर लो। अगर दूसरी तरफ क्रॉस ही नहीं हो पा रहा तो पुअर, क्रॉस हो गया, लॉक हो गया तो एवरेज, लॉक हो के एंकल लॉक हो गया तो गुड, उससे भी ज़्यादा हो पा रहा है तो वेरी गुड। एक लेवल लिख लो अपनी ट्विस्टिंग का। ट्विस्टिंग के लिए हम एक और आसन को कर लेंगे, कर लो दोनों तरफ, फिर दूसरा आसन भी करेंगे हम ट्विस्टिंग के लिए। तो उससे एक, कई बार क्या होता है कि आसन को करने में ही थोड़ा पैर आगे पीछे हो जाए तो उसी में थोड़ी एक्यूरेसी जो है नहीं आ पाती रिजल्ट में। फिर देखो नेक्स्ट आसन में भी ट्विस्टिंग, रिक्लाइंड ट्विस्ट। सीधे लेट के अपने लेफ्ट नी को 90 डिग्री पर मोड़ लेंगे चेयर पोजीशन में, राइट हैंड से इधर से घुटना ज़मीन पर, ठीक है, और इधर से कंधा ज़मीन पर। ये दोनों कर पा रहे हो तो गुड है। मरकट आसन शायद इसको हम बोलते हैं ना। तो अगर इधर से कंधा टच है, इधर से घुटना ज़मीन पर टच है तो ट्विस्ट आपका अच्छा है। नज़दीक पहुंच गए हो तो एवरेज है, पहुंच ही नहीं रहे हो थोड़ा सा भी पास ज़मीन के तो फिर पुअर है। रिक्लाइंड ट्विस्ट, दूसरा हाथ खुला हुआ, उधर से कंधा ना उठे, ये ध्यान रहे। अदर साइड स्टिफ है, लॉक नहीं हो रहा है तो उसको एवरेज में डालो। फिर अनीता गोयल जी आप लिख लो अपना। बैक पेन है तो फिर उसको नहीं करना ज़्यादा, फिर तो लिमिट हो ही जानी। बैक पेन होने का मतलब ये है कि पुअर पुअर कैटेगरी में आ गई, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा, पहले फिक्स करना पड़ेगा ना। तो इससे ट्विस्टिंग क्लियर हो जाएगी आपकी दोनों आसनों से, आपको समझ में आ जाएगा। नीचे की लेग को स्ट्रेट रखना, कंप्लीट हो जाए तो पवन मुक्त आसन में थोड़ा रेस्ट कर लेना। अब यहाँ लेटे हुए हो तो एक सिंपल पेट के बल लेट के बैक स्ट्रेंथ को भी चेक कर लो। विपरीत नौकासन, पंजे पीछे खींचे हुए, हाथ पूरे खींचे हुए, सांस भरते हुए ऊपर उठाओ और होल्ड करो। इसको टाइमर के साथ करेंगे, पहले करके देख लो। आगे से चेस्ट उठी हुई, हाथ उठे हुए, पीछे से लेग्स उठी हुई। कोहनी थोड़ी मोड़ना चाहो तो मोड़ सकते हो, क्योंकि मेन बैक स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं हम। रिवर्स बोट, पहले करके देख लो फिर टाइमर के साथ करना।
और फेस बेसिक आप इधर इसकी तरफ कर लो, स्टॉप वॉच की तरफ कर लो, ताकि चेक करते रहो कितने सेकंड होल्ड हुआ। ठीक है, रेडी? रेडी तो थम्स अप कर दो लेटे लेटे ही। हाँ चलो, सांस नहीं रोकना, इनहेल एंड स्टार्ट। होल्ड करो, और जितने भी सेकंड हो स्कोर को याद रखना, घुटने मत मोड़ो, थाइज उठाओ, बैक स्ट्रेंथ को यूज करो, इल्यूजन क्रिएट मत करो। जितने भी सेकंड पर नीचे आए उसे मन में याद रखना। एक और अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार में ढंग से नहीं हो पाया, तो अभी दूसरा भी कर सकते हो। पूरा ऊपर उठना है, सीमा आर्या, थाइज उठाओ, आगे से चेस्ट उठाओ। हाँ, रिलैक्स, विश्राम। अगर 10 सेकंड से नीचे है तो पुअर है, 10 से 20 सेकंड है तो एवरेज है, और 20 से 30 सेकंड हो या उससे ज़्यादा है तो गुड है। बैक स्ट्रेंथ आपकी, कमर की मांसपेशियाँ कितनी मजबूत हैं, कितना होल्ड कर पा रहे हैं वो आपको। और अगर कम है, वीक है, तो समझो कि बैक पेन आ रहा है, मेहमान आने वाला है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग पर काम करो। भुजंगासन करो, शलभासन करो, नौकासन करो। लिख लो, रिजल्ट लिख लो, बैक बेंडिंग या बैक स्ट्रेंथ लिखो, सॉरी बैक बेंडिंग नहीं, बैक स्ट्रेंथ। और कौन सा आसन किया वो, नौकासन लिख लो, विपरीत नौकासन। उसके बाद त्रिक जानुशिरासन फॉर साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग का क्या लेवल है हमारा? ये लेटरल बेंड हम करते हैं साइड टू साइड। राइट लेग साइड में हो, लेफ्ट नी बेंड हो, और एक हाथ अंदर लॉक हो, क्योंकि हाथ अंदर लॉक नहीं किया तो हम फॉरवर्ड बेंड में चले जाएंगे। सिर्फ इतना ही कर पा रहे हो, पैर तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो पुअर। पैर तक पहुंच गए हो, कोहनी अंदर रही, ध्यान रहे, तो एवरेज। और इसके अलावा जितना भी कर पा रहे हो वो गुड, लेकिन सामने देखते हुए, कोहनी अंदर, तब चेक होगी ना। और इधर से घुटना ना उठे, हिप ना उठे। विदाउट फॉरवर्ड रोटेशन साइड बेंड कितना कर पा रहे हो वो चेक कर लो। पुअर, पैर पकड़ पा रहे हो एवरेज, ऊपर वाले हाथ से पकड़ पा रहे हो तो गुड, सामने देखते हुए। हाँ, थोड़ा होल्ड कर लो 20-30 सेकंड। बैक पेन के लिए अच्छा पोस्चर है ये। साइड बेंड से भी बैक पेन ठीक होता है, ट्विस्टिंग से भी बैक पेन ठीक होता है। हम सिर्फ बैक बेंडिंग ही करते रहते हैं बैक पेन में। बैक का अलाइनमेंट, साइड बेंड और ट्विस्टिंग भी हमें कुछ आसन करने चाहिए। अब दूसरी तरफ कर लो इसी का अभ्यास। अंदर की तरफ रखते हुए, विदाउट फॉरवर्ड रोटेशन। पुअर,
पैर पकड़ पाओ और इधर से घुटना टच कर पाओ, तो एवरेज और ये गुड है। आसनों को करने वालों को मैंने देखा कि हर आसन में एक चीटिंग पोजीशन भी होती है, और ज़्यादातर आसनों में होती ही है। वो लुक लाइक आसन होता है, आसन नहीं होता है वो। उसमें जो एंगेजमेंट होना चाहिए, उसमें जो स्ट्रेच होना चाहिए वो नहीं होता है। वहाँ कुछ ऐसे लॉक कर दिया जाता है, कुछ घुटनों को लॉक कर दिया जाता है, कुछ कोहनियों को लॉक कर दिया जाता है। वो सारा वजन हड्डियों पर डाल दिया जाता है और मसल एंगेजमेंट उसमें होता ही नहीं। तो फिर वो आसन गलत हुआ। दिखने में वो सही दिख रहा है लेकिन वो आसन सही नहीं हुआ, उसका बेनिफिट सही नहीं, उसका लॉन्ग टर्म में बैड बेनिफिट होगा, मतलब बैड वो इफ़ेक्ट होगा, बेनिफिट नहीं बैड इफ़ेक्ट होगा। देखो जैसे मान लो भुजंगासन कर रहे हो, मान लो ये कोहनी लॉक कर दी। अब ये कहने को तो भुजंगासन ही दिखेगा ऐसे तो, लेकिन ये अगर मैं रोज़ करता रहूँगा तो मेरी कमर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि कोहनियाँ मेरी लॉक हो गई हैं और बैक में एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कंप्रेशन है, बहुत ज़्यादा दब गई है कमर एक जगह से। डिस्क नहीं भी होगी तो भी हो जाएगी आपको। जबकि भुजंगासन में करना सिर्फ इतना ही होता है, नाभि तक उठना, कम से कम सपोर्ट के साथ। ये 10 सेकंड भी होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, और ये चाहे आप 1 मिनट होल्ड कर लो तो रॉन्ग पोस्चर्स भी होते हैं। चेस्ट और शोल्डर्स की अपर उसकी चेक करने के लिए पपी पोजीशन भी आप कर सकते हो। हाथ पूरे आगे तक, फॉरहेड, चिन या चेस्ट। चेस्ट टच हुई गुड, फॉरहेड टच हुआ एवरेज, चिन टच हुई एवरेज, फॉरहेड टच हुआ तो पुअर। चेस्ट और ये शोल्डर्स की जो मसल्स हैं, सिर्फ फॉरहेड टच हो पाया। हिप आपके नी लेवल पर हो, घुटनों का गैप कम हो, सिर्फ शोल्डर लेवल या उससे कम, ज़्यादा नहीं रखना। घुटने को ज़्यादा रख के तो आप कुछ भी टच कर दोगे। घुटनों का गैप कम करो, हिप लेवल पर कर लो और फिर टच करो। फॉरहेड, थोड़े से घुटने खुले हुए बस। चिन या चेस्ट, अब चेक करो। बबीता जी ज़्यादा आगे गए, थोड़ा पीछे आ जाओ। अष्टांग में नहीं जाना, पीछे जाओ थोड़ा सा। विश्राम। बीच में रेस्ट कर लो, रैबिट पोज में रेस्ट कर लो या कैट काउ रिपीटिशन में रेस्ट कर लो। अब सीधे लेट के नौका आसन में। पहले इसका रिजल्ट लिख लो। अगर सिर्फ फॉरहेड टच हुआ तो पुअर, चिन टच हुई तो एवरेज, चेस्ट टच हुई तो गुड। ये आपकी अपर बैक बेंडिंग है एक प्रकार की, ये अपर बैक और चेस्ट से रिलेटेड जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है। शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत ही इसको रख सकते हो, शोल्डर और चेस्ट से रिलेटेड।
उसके बाद नौकासन। नौकासन सिंपल, सीधे लेट जाओगे, लोअर बैक ज़मीन पर रख लोगे, पैर साइड, पैर सीधे, हाथ साइड में, लोअर बैक ज़मीन पर, पेट टाइट और होल्ड। यहाँ बहुत ऊपर कर दिया, बहुत नीचे कर दिया, थोड़ी एडजस्टमेंट करी, पूरा इफेक्ट जहाँ पेट पर है वहाँ होल्ड कर दो और काउंट करो। टाइमर ऑन कर देता हूँ मैं, उसको नोट कर लेना। करके देख लो पहले, अभी आए हो तो सब चेक करके ही जाओ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये टेस्ट बाद में कोई नहीं बताने वाला आपको। नौकासन करके देख लो, पीछे से शोल्डर ब्लेड उठे हुए, लेग्स उठी हुई, लोअर बैक ज़मीन पर। रेडी एंड स्टार्ट। टाइमर अपने में नोट कर लेना अपना टाइम, कितने सेकंड होल्ड कर पाए। एक अटेम्प्ट में ना क्लियर हो तो 2 बार में करके देख लो, थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको कि कितने सेकंड आप होल्ड कर पा रहे हो। ये एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है आपकी। आपका पेट की मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं। दस सेकंड से नीचे है तो पुअर है, 10 से 20 है, 20 तक पहुंच रहे हो एवरेज है, 20 से ऊपर है तो ठीक है, गुड है। नौकासन होल्डिंग, 10 सेकंड से नीचे हो तो फिर आपको पेट पर काम करने की ज़रूरत है। अब ये पेट की मसल्स मजबूत नहीं हुई तो आपका इस पेट की मसल्स वाला काम भी आपकी कमर बैक की मसल्स को यूज़ करना उपयोग होंगी, और ये भी वीक है और ये भी वीक है, तो अब क्या ऑप्शन बचे हैं। मसल्स का काम है आपकी बॉडी को होल्ड करना, लिफ्ट करके रखना। अगर मान लो मेरे शरीर में मसल्स ना हो तो मैं क्या होऊंगा, एक हड्डियों का ढांचा होऊंगा, गिर जाऊंगा, है ना। तो मसल्स मुझे लिफ्ट करके रखे हुए हैं। तो जब ये वीक हैं तो क्या हुआ, लिफ्टिंग वीक हो गई। तो जो वेट है वो कहाँ है, डिस्क, जो स्पाइनल डिस्क हैं आपकी, जो वर्टिब्रा है आपकी बैकबोन की, उस उनके ऊपर है वो पूरा वेट। और वो समय के हिसाब से क्या होगा, अब उनका गैप कम होता चला जाएगा, डी जनरेशन शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। फिर आप किसी दिन एक्सरे में आ जाएगा वो, फिर आप कहोगे कि आज मुझे डिस्क हो गई। आज नहीं हुई, कई साल से हो रही थी, लेकिन क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं की तो वो डिस्क वो आज बैक पेन में कन्वर्ट हो गई। अब उसको मैनेज करना, ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब वो कम हो रही है, उस प्रोसेस में अगर आप कुछ कर लेते तो वो वापस से जो मसल्स को आपने मजबूत कर लिया होता, अपने कमर और पेट की मसल्स को, तो वो जो गैप था वो वापस से रिस्टोर हो जाता, वापस से बढ़ जाता, वो ठीक हो जाता। लेकिन अब वो कंप्रेस हो गई, डिस्क पंक्चर हो गई, अब कोई इलाज नहीं। अब तो मैनेज करना पड़ेगा उस पेन को, ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगी। तो योगा इमरजेंसी में काम नहीं करता। इमरजेंसी में तो डॉक्टर काम करता है, भगवान काम करता है, उससे पहले काम करता है योग। जब बॉडी कोई साइन दे रही है, कोई सिम्टम दे रही है, तभी उस पर काम करना शुरू कर दो। तो उससे रोकने का उपाय है योग। इमरजेंसी में तो फिर आपको वही डॉक्टर की पेन किलर आपको खानी पड़ेंगी, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो। आर्म स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी टेबल चेयर है तो उस पर पैर रख लो, या मजबूत चीज़ पर या दीवार पर लगा लो, और हाथों पर बैलेंस करने की कोशिश करो। मान लो दीवार है तो हाथ ज़मीन में रखो, दीवार पर पैर लगा लो, जितना भी आराम से रख सकते हो, और टाइम को नोट कर लो, मन में ही गिनती गिन लो बस, गिरना मत। नॉर्मली थोड़ा सा लेडीज के या फीमेल्स के जो ना, हाँ, आर्म्स वीक रहते हैं, बहुत बढ़िया, होल्ड करने की कोशिश करो। पैर थोड़े और ऊपर जा सकते हैं बबीता जी।
मन में काउंट कर लो, टाइम देखने के चक्कर में गिर मत जाना, आप अपने मन में काउंट करो। रूपाली जी ने बहुत अच्छा किया है। होल्ड करो। कोई भी ईगो ट्रेनिंग नहीं, चोट ना लगे, ये ध्यान रहे आपको। दस सेकंड से नीचे है तो पुअर है, 10 से 20 सेकंड है तो एवरेज है, और 20 से ऊपर है तो गुड है। ठीक है, कर लोगे आप, बकासन वगैरह हो जाएंगे आपसे। थोड़ा वेट होल्ड करने की आपके हाथों में ताकत हो ना, तभी तो होल्ड कर पाओगे आप। अगर मान लो 10 सेकंड में नहीं हो रहे तो पहले आपको आर्म स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। लिख लो रिजल्ट जो भी है। और कौन सा रह गया हमारा? बैक बेंड हो गया, ट्विस्ट हो गया, साइड बेंड हो गया। और भी टेस्ट हैं, कंसंट्रेशन के टेस्ट हैं आपके, लेकिन वो हमारा साइकोलॉजिकल यहाँ पर अभी वो मेडिटेशन वाले पार्ट में हम चेक कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। अब आप और चेक कर सकते हो अपना पोस्चर। चलो पोस्चर भी अपना एक बार साइड में, अगर आपके रूम में मिरर है, आईना है, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। आपको ये जानना है, पोस्चर चेक करने का तरीका यह है कि एक सिंपल एक सिंपल अपने न्यूट्रल पोजीशन में खड़े हो जाओ और साइड से एक पिक्चर क्लिक कराओ। फिर जो भी पोस्चर आए तो उसको आप उसको कैटेगराइज करो कि मेरा पोस्चर कौन सा है। तो पोस्चर के लिए कैटेगरी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक असेसमेंट टेस्ट हो गया, तो हमें पता चल गया आपका पोस्चर एकदम सही है। उसको कैसे पता चलेगा उसको मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि पोस्चर वाली प्रॉब्लम भी क्यों हो गई है, क्योंकि वीक मसल्स हैं, ट्रेनिंग है नहीं, और पूरा दिन मोबाइल है हमारे हाथ में, तो इस वजह से। इसमें भी अपने आप को कैटेगराइज आप रख सकते हो। ये वैसे साइड से कोई चेक करके बता सकता है आपको, या आप दीवार के साथ खड़े होकर टेस्ट कर सकते हो। दीवार के साथ खड़े होकर आप टेस्ट कर सकते हो कि कंधे टच हो रहे हैं कि नहीं। ये एक आइडल पोस्चर है। आपकी एड़ी, घुटने, हिप, कंधे, कान एक लाइन में हो, ये आइडल है। गर्दन आगे गई हुई है तो ये सर्वाइकल का कारण बनेगा। कंधे आगे काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, स्वे बैक है। तो ये कई टाइप के पोस्चर, इनमें से कोई एक ये आप चेक कर लो कौन सी कैटेगरी है। वो आपको साइड से पिक्चर क्लिक करके देखना पड़ेगा। इनमें से जो कैटेगरी आपको लगती है उसका नाम लिख लो। इनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, वो आप जो आपको लगता है कि आप इस टाइप से दिखते होगे साइड से जब आप नॉर्मल खड़े हो। ये गुड पोस्चर है। अगर सिर आगे है, आपके कान आपके कंधों से आगे चले गए हैं, तो फॉरवर्ड हेड पोजीशन है ये। अभी तो दीवार के साथ ऐसे सट के आप खड़े हो जाओगे, लेकिन एवरेज
बिल्कुल सामान्य तरीके से जब आप खड़े होते हो तब। गर्दन आपके आगे है, कान आपके आगे चले गए हैं तो फॉरवर्ड हेड है। पीठ पीछे निकल गई है तो थोरेसिक काइफोसिस की पोजीशन है, वो है ये आगे जाके अभी हो सकता है थोड़ी कम इसकी जो लेवल है वो कम हो, लेकिन ये बढ़ सकता है आगे। हिप पीछे निकले हैं, आर्च बहुत गहरा है तो ये लंबर लॉर्डोसिस है, यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा। इसके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे योगासन वाली क्लास में सारे। ये स्वे बैक है, फ्लैट बैक हो जाती है इसमें, और ऐसे ऐसे अकड़ के चलते हैं हम, ऐसे टाइट हो जाता शरीर। इनमें से देख लो किस कैटेगरी में अपने आप को आप डालना चाहते हो, मतलब हो रियल में डालना चाहते तो आप उसी में नॉर्मल गुड कंडीशन में ही होने चाहिए। असेसमेंट जो है खुद को जानने, एक टेस्ट आपके पास है तो उसके बाद वहाँ से इलाज शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इस चीज़ पर काम करना है। नहीं तो क्या होता है कि जो चीज़ हमसे अच्छी होती है हम सारी उम्र उसको करते रहते हैं, और जो हमसे नहीं हो पाती उसको हम करते ही नहीं है। होता है ना ऐसा। मान लो आपसे धनुरासन अच्छा नहीं होता तो आप धनुरासन नहीं करोगे, और मान लो आपसे पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छा हो जाता है तो आप सारे बार बार उसको करते रहोगे और उसी की प्रैक्टिस करते रहोगे। जबकि करना क्या है, अपोजिट करना है। जो अच्छा हो गया वो तो अच्छा हो ही गया है, अब जो नहीं हो पा रहा है उसको अच्छा करना है, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी है। तो जो जिस लेग पर वीक है, बैलेंस नहीं हो रहा, उस लेग पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक फाइनल टेस्ट और कर लेंगे। चलो एक बार खड़े होकर अपने रूम में वॉक करो, जो भी आपका तरीका है उससे वॉक करो। इसमें हम एक सिंपल सा टेस्ट कर लेंगे। जब आप चल रहे हो तो अपने पैरों की पोजीशन देखो। चलते हुए आप ऐसे चल रहे हो, मतलब मान लो ये पैर हैं आपके, तो ये पोजीशन इस टाइप से चल रहे हो। रेल की पटरी पर चल रहे हो तो सही है, या मॉडल्स की तरह चल रहे हो गलत है, वो स्टेज पर ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। या डक की तरह चल रहे हो, या फिर कई लोग रिवर्स भी चलते हैं इसका, अंदर की तरफ, टोज को अंदर करके। क्लास का टाइम क्या रहेगा? क्लास का टाइम रहेगा जी 10 बजे से 11:30 बजे तक। आज तो हम ऐसे ही टेस्ट ज़्यादा लंबा हो गया है हमारा, इसलिए चल के देखो, चल के पैटर्न चेक करो अपना, चलने का पैटर्न क्या है। गेट पैटर्न इसको बोलते हैं हम, वॉकिंग पैटर्न। ग्यारह नंबर से चल रहे हो, या डक की तरह चल रहे हो, या अंदर करके चल रहे हो, या मॉडल्स की तरह चल रहे हो। देखो नॉर्मली आपको रेल की पटरी पर चलना है, दो पैर हैं सीधे, तो इनको सीधी लाइन में ही, मान लो ये हिप लाइन, ये ऐसे ही चलना है सीधी लाइन में। दोनों पैर आपके इस टाइप से ही चलें। अगर ये जा रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम की, ये आप प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है और प्रॉब्लम का कारण ये खुद भी हो सकता है। ये चल रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये चल रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमेशा फ्लैट स्लीपर, फ्लैट शूज़ पहनो, हाई हील्स
शादियों में पहनो, उसके अलावा कहीं मत पहनो। कम से कम कुशनिंग के शूज़ पहनो। ये जो स्पोर्ट्स शूज़ हम पहनते हैं कि जी बहुत नरम हैं, बहुत गद्देदार हैं, ये किसके लिए बने हैं? स्पोर्ट्समैन के लिए। और स्पोर्ट्समैन कौन है? जो एक्सट्रीम यूज़ करते हैं अपने, मतलब उनको जंप करना होता है, उनको दौड़ना होता है, भागना होता है, उनको जंप करना होता है। तो जब वो चोट ना लगे, उसको बैलेंस करने के लिए, उस इम्पैक्ट को बैलेंस करने के लिए वो फोम उस शूज़ में डाला गया है। आपके लिए नहीं है वो। आप नंगे पैर ज़मीन, पहली बात तो कोशिश करो 1-2 घंटा ज़मीन में आप नंगे पैर चलो, अपने घर में खाली फर्श पर बिना चप्पल के चलो, ताकि ये मसल्स, आपकी ये मसल्स वीक हो गई हैं, ये ट्रेन हो पाए। आपके पैरों की मसल्स, एंकल्स की मसल्स, ये नंगे पैर चलने से। आजकल तो देखा आपने सेलिब्रिटीज़ के नंगे पैर रहते हैं। मिलिंद सोमन नंगे पैर दौड़ता है। अब उनको पता चल गया है कि ये जो नर्म शूज़ के पीछे जो पैसे खर्च करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है ये। हाँ, किसी का कोई फ्लैट फुट हो गया है, कुछ कंडीशन हो गई तो वो अलग है, या कोई गेम कर रहा है, कोई एथलीट है, कोई जंप कर रहा है, तो इंजरी से बचाने के लिए है वो। आपके लिए सबसे बेस्ट है फ्लैट सोल शूज़, जिन जो पतली तले के जो चप्पल स्लीपर्स हैं या शूज़ हैं, वो आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे पहनने। जब आप स्पोर्ट्स शूज़ की जिसको आदत हो ना, उसको आप फ्लैट सोल पहना दो, उसके पैरों में दर्द हो जाएगा। कारण क्या है कि वो मसल्स को आदत पड़ गई कंफर्ट की, वो ट्रेनिंग होनी बंद हो गई, वीक हो गई है वो। थोड़े दिन लगातार पहनोगे तो आदत हो जाएगी आपको। तो और अपने इस पैटर्न पर भी काम करो, चेक करो ईमानदारी के साथ दिन में कई बार कि कौन सा पैटर्न है, उसको फिक्स करो। याद रखो बार बार कि 11 नंबर की बस में चलना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टेस्ट कर लो, अपना पोस्चर का टेस्ट कर लो। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, वो योग में श्वास से रिलेटेड टेस्ट हो सकते हैं, जैसे प्राणायाम से रिलेटेड, लेकिन वो यहाँ पर हमारा टॉपिक नहीं है, योगासन का ही टॉपिक है। तो ये एक असेसमेंट टेस्ट है, इसका एक फॉर्म मैं बना के दूंगा आपको, जो भी आप में से इनरोल करेंगे तो उस फॉर्म में ये फिल कर देना है सारी डिटेल। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। कमर गर्दन सीधी करके बैठे। पूरे हृदय से परमात्मा का धन्यवाद दें इस जीवन के लिए, शरीर के लिए। स्वयं को धन्यवाद दें, खुद को प्राथमिकता देने के लिए, खुद के लिए समय निकालने के लिए। अपने ग्रुप के सभी सदस्यों का धन्यवाद दें। एक साथ मिलके बोलेंगे, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करके आंखों पर रखें। धीरे से आंखें खोलें। अब जो नेक्स्ट योगासन वाली जो हमारी क्लास है, ये मंडेज को होगी। मंडे होगी, फिर वेडनेसडे होगी, फिर फ्राइडे होगी। इस टाइप से मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रहेगी। बीच में जो एक दिन है उसमें आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, उसमें जो भी नोट्स दूंगा या जो भी पढ़ने का है वो पढ़ोगे और ख़ुद को एजुकेट करोगे और अपने इस योग के लेवल को अप करोगे। ठीक है ना। हमारे ऋषियों ने एक दिया हमारे हाथ में दिया है, तो उसे बुझने ना देना हमारा काम है वो।
ठीक है, सालों साल से लोग बैठे बैठे पार्क में देख रहे हैं, चक्की चलाए जा रहे हैं, कपालभाति करे जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, गलत कर रहे हैं ना, तभी नहीं हो रहा है। उसको कहीं बढ़ाना होता है, उससे आगे कुछ कहीं जाना होता है। तो ये मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास है, आप इसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और fityogisbharat.com और या फिट योगीज एंड्रॉयड ऐप भी है, उस पर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। वहाँ 2-3 कॉम्बिनेशन पैकेज भी हैं, 6 पैकेज भी हैं और 4 अलग इंडिविजुअल क्लासेस भी हैं, और पुराने कोर्स रिकॉर्डिंग भी दुनिया भर की हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है जी, सबका धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मेडिटेशन वाली जो क्लास है, आर्ट ऑफ मेडिटेशन क्लास, ये सैटरडे को रात को हम करेंगे, सैटरडे को रात को करेंगे 8 बजे। ये 7 दिन के वर्कशॉप है। सैटरडे को हम इंट्रोडक्टरी क्लास कर लेंगे, एक मेडिटेशन कर लेंगे, कुछ अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद मंडे को उसको 7 दिन लगातार कंटिन्यू कर देंगे फिर। ठीक है, चलिए, सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते।